हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सिंटू सुमन। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एजुकेशन पॉइंट पे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा सेशन होने वाला है बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए 250 से भी ज्यादा एमसीक्यू लाया हूं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो आज का सेशन बहुत ही खास इसलिए होने वाला है क्योंकि ये बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से देखा जाए, ये जो 12th है, 12th का इंग्लिश का सबसे ज्यादा डिमांडिंग वीडियो में एक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग पूरे प्रोज सेक्शन के ऑब्जेक्टिव को एकदम बहुत ही आसानी से क्या करेंगे, समझ समझ के इसको क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग क्या करते हैं, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। चलिए, तो आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन से हम लोग प्रारंभ करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले आपको थोड़ा पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आप जानते होंगे प्रोज और पोएट्री सेक्शन की बात करें तो प्रोज सेक्शन में कुल 11 चैप्टर हैं, जबकि पोएट्री सेक्शन में कुल 10 चैप्टर, ठीक है। और यह जो क्लास है वो बहुत ही बेहतरीन क्लास रिवीजन के दृष्टिकोण से होने वाले, ठीक है। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा हटा दिया जाए। देखिए यहाँ जो हमारा जो क्वेश्चन है पहला, द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, ठीक है। तो आप लोगों ने अगर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर चैप्टर पढ़ा होगा तो वहां पर आपको पता होगा कि द गुजराती इक्विवेलेंट, यानी गुजराती में अगर देखा जाए तो सिविलाइजेशन का मीन्स यानी मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि गुजराती में इसका मतलब गुड कंडक्ट से होता है, अच्छे चरित्र से, अच्छे व्यवहार से होता है, ठीक है। तो गुजराती में जो सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, उसका मतलब क्या होता है, अच्छा व्यवहार या अच्छा चरित्र। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी इज फ्रॉम। देखिए ये जो आप लोग को पता होगा ये गांधी जी का कथन है, ठीक है। और यहाँ पर गांधी जी इस सेंटेंस के माध्यम से बता रहे थे कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पर क्या है, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट टू द मैन ऑफ द पाथ ऑफ ड्यूटी। यानी अगर हम बोलें कि सभ्यता वह चीज है जो हमें क्या करती है, कर्तव्य के रास्ते पर चलने के लिए क्या करती है, अग्रसर करती है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पाथ मतलब होता है रास्ता और ड्यूटी मतलब होता है कर्तव्य, ठीक है। तो ये चैप्टर जो है वो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का क्या है, ये लाइन हिस्सा है, ठीक है। तो चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है, डैश वर रूरल्स ऑफ इजिप्ट, ठीक है। यहाँ पर इजिप्ट होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये बना कि इजिप्ट के रूरल्स, रूरल्स मतलब होते हैं शासक, क्या होते हैं, शासक। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि रूरल, ठीक है, यानी इजिप्ट के शासक को क्या कहा जाता था। तो आपको पता होना चाहिए कि इजिप्ट के शासक को फेरोज कहा जाता था, इसलिए हमारा आंसर डी फॉर देवसेन, ठीक है। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, इंडिया रिमेन्स, ठीक है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर आई कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन है, इंडिया रिमेन्स इमूवेबल दैट इज हर डैश। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा, ग्लोरी हो जाएगा, ठीक है। यानी जो भारत की महिमा वो क्या है, अचल है, ठीक है। इमूवेबल का अर्थ होता है अचल, क्या होता है, अचल, स्थिर, जो कभी भी बदल नहीं सकता, ठीक है। और अगर हम ग्लोरी की बात करें तो इसका अर्थ होता है महिमा, ठीक है, या ख्याति, जो समझ लीजिए, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है, सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मैडनिंग। मैडनिंग मतलब होता है, यानी यहाँ पर देखिए ये टू रेसिस्ट इज फ्रॉम डैश, यानी यह जो लाइन है ये कहां से लिया गया, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये लिया गया है यहाँ पर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। अगर आपको देखें तो इस लाइन का तात्पर्य यह निकल सकता है कि यहाँ पर जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, ठीक है, यानी मॉडर्न सिविलाइजेशन, मॉडर्न इन्वेंशन, यहाँ पर जो एक तरह से आधुनिक समय में कुछ जो आविष्कार हुए हैं वो सचमुच क्या है, पागल कर देने वाले हैं, एकदम अद्वितीय आविष्कार है, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा ये जो लाइन है वो कहां से लिया गया है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर चैप्टर का हिस्सा है। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो होगा हु, ठीक है। हु डोमिनेटेड, डोमिनेटेड मतलब होता है समर्पित करना, क्या होता है, समर्पित करना। तो हु डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, ठीक है, यानी हु डोमिनेटेड, किन्होंने समर्पित कर दिया इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति को, फ्रॉम 1915 टू 1948, यानी 1915 से 1948 तक, किन्होंने अपना पूरा जो जीवन है 1915 से 1948 तक इंडियन पॉलिटिक्स को दे दिया, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है,
इंडियन पॉलिटिक्स। अब देखिएगा, आपको भली भांति पता होगा कि अगर हम बात करें तो मोहनदास करमचंद गांधी यानी एम गांधी यहाँ पर जो लिखा गया है ये बिल्कुल ही सही हो जाएगा, क्योंकि इनका जो जीवन काल माना जाता है वो आपको पता है कि इनका जन्म कब हुआ, तो 2 अक्टूबर 1869 को। ठीक है, अगर इनकी मृत्यु की बात करें, ये हमारा बॉर्न है, क्या है, बॉर्न। ठीक है, और अगर हम बात करें मृत्यु की तो 30 जनवरी 1948 इनका क्या हो गया था, ये मर गए थे, ये डाई कर गए थे, डेथ हो गया था इनका। ठीक है, और ये इनका जो देहांत है वो नाथूराम गोडसे के द्वारा हुआ था। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, उसके बाद अगर इसमें और पॉइंट की अगर हम बात करें तो इनके बारे में आपको भली भांति पता है कि ये कहाँ के थे, तो गुजरात के थे। बिल्कुल, ये कहाँ के थे, गुजरात के थे। ये चंपारण कब आए, ये क्वेश्चन आ सकता है, चंपारण। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो ये चंपारण 1917 में। ठीक है, और यहाँ याद रखिएगा तो इनका जो राजनीतिक काल है वो 1915 से 1918 तक माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या, चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ। ये बात आपके चैप्टर में कही गई है और ये किसका हिस्सा है, इंडियन सिविलाइजेशन का। ठीक है, यानी सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। ठीक है, सामान्य जीवन यानी हमारा जो लिविंग का स्टाइल है वो बिल्कुल ही सिंपल रहना चाहिए, साधारण रहना चाहिए। एंड हाई थिंकिंग यानी हमारी सोच क्या होनी चाहिए, काफी ऊपर होनी चाहिए। ये किसका हिस्सा है, तो इंडियन सिविलाइजेशन का। ठीक है, चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हु रोट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है कि हु रोट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो आपको पता होगा इंडियन सिविलाइजेशन, देखिए इसका अर्थ होता है भारतीय सभ्यता, भारतीय, और सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सभ्यता। ठीक है, कल्चर का मतलब क्या होता है, संस्कृति। तो ये आपका प्रश्न बना कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति के लेखक कौन है, मोहनदास करमचंद गांधी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश प्रीफर्स स्पिरिचुअलिज्म टू मेटेरियलिज्म। इसका देखिए, मेटेरियलिज्म का मतलब होता है भौतिकवाद। क्या होता है, भौतिकवाद। इट मीन्स हम बोल सकते हैं बच्चों कि ये जो है एक पदार्थों की पूजा पर क्या है, आधारित है, जबकि इसका मतलब होता है अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। ठीक है, स्पिरिचुअल मतलब होता है अध्यात्म, आध्यात्मिक, स्पिरिट मतलब होता है अध्यात्म, और यहाँ पर स्पिरिचुअलिज्म, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अध्यात्मवाद। ठीक है, तो यहाँ याद रखिएगा। तो हु प्रीफर्स, कौन, हु प्रीफर्स स्पिरिचुअलिज्म, कौन अध्यात्मवाद को प्रीफर करते हैं टू मेटेरियलिज्म, यानी कौन बेहतर मानते हैं अध्यात्मवाद को भौतिकवाद की तुलना में। तो आपको पता होगा कि मोहनदास करमचंद गांधी क्या करते हैं, भौतिकवाद की तुलना में अध्यात्मवाद को काफी ऊपर मानते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला जो हमारा प्रश्न है, इन नंबर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड अंडर नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मैन अटेंड परफेक्शन इज फ्रॉम डैश, यानी यहाँ पर बोला गया, इस क्वेश्चन का अगर अर्थ आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा, इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के किसी भी हिस्से में, एंड और अंडर नो सिविलाइजेशन, किसी भी सभ्यता में, हैव ऑल मैन अटेंड परफेक्शन, यानी दुनिया के किसी भी हिस्से में, दुनिया के किसी भी सभ्यता में सभी चीज परफेक्ट नहीं होते हैं, परफेक्शन पूरी तरह से नहीं होता। ये कहाँ का हिस्सा है, यह जो लाइन लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का लिया गया है। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है, द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन इज डैश। तो याद रखिएगा एटिक सिविलाइजेशन है वो क्या हो जाएगा, ग्रीस उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब याद करने का मैं थोड़ा सा प्रयास करवाता हूं। देखिए आप अगर आप देखे होंगे, जैसे साइकिल को देखे होंगे, तो साइकिल जब अटक जाती है तो उसमें क्या डाल देते हैं, ग्रीस डाल देते हैं। तो ग्रीस डालने से वो क्या होता है, अटकना थोड़ा सा बंद हो जाता है। तो जब भी अटकने की बात आएगी तो हम लोग क्या डाल देंगे, ग्रीस डाल देंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है, आवर एंसेस्टर, देखिए बहुत ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका अर्थ होता है बच्चों पूर्वज। क्या होता है, पूर्वज। एंसेस्टर्स बोले या फिर फोर फादर। ठीक है, फोर फादर मतलब क्या होता है, पूर्वज। तो आवर एंसेस्टर्स यानी हमारे पूर्वज एंजॉय डैश रूल, तो याद रखिएगा होम रूल। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। और ये आपको ध्यान रखना है कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा हमारे जो पूर्वज थे वो ट्रू होम रूल को क्या करते थे, एंजॉय करते थे। ये बात आपको ध्यान रख लेनी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है,
कि आवर फॉर फादर, अभी मैंने बोला था इसका अर्थ भी क्या होता है, पूर्वज होता है। क्या होता है, पूर्वज। तो आवर फॉर फादर्स यानी हमारे पूर्वज डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी, मशीनों का आविष्कार नहीं किए थे, बिकॉज क्योंकि। अच्छा, हमारे पूर्वज मशीनों के आविष्कार क्यों नहीं किए थे, अब यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। दे न्यू, वे जानते थे, वी वुड बिकम स्लेव, स्लेव मतलब होता है गुलाम। क्या होता है, स्लेव मतलब गुलाम। यहाँ पर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए, आवर फॉर फादर हमारे पूर्वज डिड नॉट इन्वेंट, इन्वेंट मतलब इसका मतलब होता है आविष्कार। क्या होता है, आविष्कार। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बन गया, आवर फॉर फादर हमारे पूर्वज डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी, मशीनों का आविष्कार नहीं किए थे, बिकॉज क्योंकि दे न्यू वी वुड बिकम स्लेव, क्योंकि वो जानते थे कि हम लोग क्या करेंगे, मशीनों के गुलाम बन जाएंगे। इस अकॉर्डिंग देखिएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट अलाइव, यानी आखिर कुछ तो बात है हिंदुत्व में जो कि क्या करती है, अभी तक इस सभ्यता को जीवित रखी है। अब टिल नाउ, अभी तक, इज फ्रॉम डैश, ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की बात की गई है। जब आप इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो वहां पर आपको पता होगा बच्चों कि यहाँ पर ये बताया गया है कि रोम की सभ्यता चली गई, ग्रीस की सभ्यता चली गई, यानी जितनी भी सभ्यताएं थे वो धीरे धीरे क्या हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। जापान की सभ्यता जो होती है वो मॉडर्नाइज्ड हो जाती है। फिर चीन की सभ्यता के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, ये लाइन वहां पर चर्चा की गई है। वहीं पर बात यहाँ पर की गई है कि इंडियन सिविलाइजेशन में कुछ तो ऐसी बात है कि जो अभी तक क्या है, इसको बचा कर रखी है। इस अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला जो हमारा प्रश्न है, डैश वर सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेज, कौन जो थे हमारे छोटे से, स्मॉल मतलब छोटा, विलेज मतलब गांव, और यहाँ पर सेटिस्फाइड मतलब होता है संतुष्ट। क्या होता है, संतुष्ट। तो कौन जो थे हमारे गांव में संतुष्ट थे, छोटे से गांव में संतुष्ट थे, आवर एंसेस्टर। एंसेस्टर का तात्पर्य मैंने आपको बताया था, एंसेस्टर का अर्थ क्या होता है बच्चों, पूर्वज। ठीक है, या फोर फादर बोल लीजिए या एंसेस्टर्स बोल लीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है, वी नोटिस दैट द माइंड इज द रेस्टलेस बर्ड, ये कहां से लिया गया, इंडियन सिविलाइजेशन है कल्चर से। आपको पता होगा कि गांधी जी के अकॉर्डिंग बोला गया है कि माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, हमारा जो दिमाग है वो आराम विहीन पक्षी की तरह होता है बच्चों। इसको जितना मिलता है ये और चाहता है, ठीक है, इसको जितना मिलता है ये और भी चाहते रहता है, और फिर भी ये क्या रहता है, असंतुष्ट रहता है, अनसेटिस्फाइड रहता है। ये लाइन कहाँ का है, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है बच्चों, सिविलाइजेशन हैज टाउट अस टू बी बिकम डैश, तो यहाँ पर याद रखिएगा सिविलाइजेशन हमें क्या सिखाता है, फ्रेंडली व्यवहार सिखाता है, एक दूसरे के प्रति क्या, मित्रता का भाव सिखाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है कि हु यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, याद रखिएगा ये ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ट्रूथ का मतलब होता है सत्य, ट्रूथ का मतलब क्या होता है बच्चों, सत्य होता है। नॉन वायलेंस, यहाँ पर ये जो नॉन वायलेंस है इसका अर्थ होता है बच्चों अहिंसा। क्या होता है, अहिंसा। तो यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया है कि हु यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स, वेपन्स का मतलब होता है हथियार, वेपन्स मतलब क्या होता है, हथियार। याद रखिएगा ये सब वर्ड मीनिंग इंपॉर्टेंट है। अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब होता है के विरुद्ध, क्या होता है, के विरुद्ध। अब बताइए, अब इस क्वेश्चन का अर्थ खुद से निकालिए, हु यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, यहाँ पर डी छूट गया है, INDIA, ठीक है, हमारा प्यारा देश। ये क्वेश्चन है कि किन्होंने सत्य और अहिंसा का प्रयोग अंग्रेजों के खिलाफ किया था, तो आपको भली भांति पता है कि हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए गांधी जी बिल्कुल ही सही हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ये मैं वर्ड मीनिंग थोड़ा जो इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे चल के हो सकता है आपको इससे थोड़ा सा हिंट मिले। अगला जो क्वेश्चन है, गांधी जी वेंट टू चंपारण इन डैश, याद रखिए मैंने अभी जस्ट आपको बताया था स्टार्टिंग के फेज में कि गांधी जी चंपारण कब आए थे, 1917 में आए थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यूरोपियन, हालांकि यूरोपियन देखिए यूरोपियन सिविलाइजेशन विल, याद रखिए यूरोपियन सिविलाइजेशन को 3 नाम से जाना जाता है। ठीक है, सबसे पहला वेस्टर्न सिविलाइजेशन, ठीक है, मॉडर्न सिविलाइजेशन, एंड और एक तो यूरोपियन है, एक तो यहाँ पर है। ठीक है, तो ये 3 नामों से जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इसमें कंफ्यूज नहीं होना है।
तो यूरोपियन सिविलाइजेशन को वेस्टर्न सिविलाइजेशन कहा जाता है, इसी को मॉडर्न सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। ठीक है, इस अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। अब थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। याद रखिएगा, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश फॉर इंडिया, रियून फॉर इंडिया। इसका अर्थ होता है बर्बाद कर देना। क्या होता है? बर्बाद कर देना। यहाँ गांधी जी का कथन है कि अगर हम बार बार यानी पश्चिमी सभ्यता को एडॉप्ट करते रहे, एडॉप्ट मतलब अपनाते रहे, तो ये क्या करेगी? भारतीय सभ्यता को नष्ट कर देगी, बर्बाद कर देगी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सिविलाइजेशन टॉट, टीच का वर्ब 3 है, टॉट अस टू बी मोर डैश टुवर्ड वन ऑफ अनदर्स। याद रखिएगा फ्रेंडली। ठीक है, याद रखिए वो जो एक तरह से अगर हम बात करें, ये जो सिविलाइजेशन है वो हमें क्या करती है? एक दूसरे के प्रति फ्रेंडली व्यवहार सिखाती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है, डैश व्यू लार्ज सिटी एज अ स्नेयर्स एंड यूजलेस अनकम ब्रांचेस। याद रखिएगा, ये हमारे एंसेस्टर, हमारे पूर्वजों ने जब शहर भ्रमण किया तो यहाँ पर देखा, उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पर क्या रहता है? चोरों का गिरोह रहता है, यानी गैंग्स ऑफ थीव्स। बात करें गैंग्स ऑफ रॉबर। ठीक है, यहाँ पर ये इस चैप्टर में चर्चा की गई है कि जब हमारे पूर्वजों ने यह बात गौर की कि शहरों में ज्यादातर क्या होते हैं? चोरों के झुंड रहते हैं। यहाँ पर क्या होता है? डाकुओं का, रॉबर मतलब होता है डाकू, डाकुओं का झुंड रहता है। यहाँ पर वेश्यावृत्ति होती है और टाउट्स, यहाँ दलाल जो होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं? लूटने का काम करते हैं। ये सभी कहाँ से, किन्होंने ऑब्जर्व किया था? हमारे एंसेस्टर मतलब हमारे पूर्वजों ने। इसी कारण से उन्होंने क्या किया? गाँव में रहना ही प्रीफर किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 पर आ चुके हैं। डैश वर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेज। कौन हमारे, याद रखिए ये तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। डैश वर सेटिस्फाइड, कौन संतुष्ट थे? विथ स्मॉल विलेज, छोटे से गांवों में। तो आवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वज। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बच्चों अगला है द इन्वेंशन मतलब आविष्कार करना। क्या होता है इन्वेंशन? मतलब आविष्कार। The invention of dash, the turning point of our development. Development मतलब होता है विकास। यानी अगर हम बात करें बच्चों, the invention of dash, किसके आविष्कार से? The turning point of our development, हमारे विकास पूरी तरह से चेंज हो गया। तो याद रखिएगा फायर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऐसा माना जाता है कि आग के आविष्कार से क्या हुआ है? इतना ज्यादा चेंजेस देखने को मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन है, certain degree of physical harmony and comfort in necessary is from। याद रखिएगा ये जो है हिस्सा, ये भी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का ही पंक्ति है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इंडियन ग्लोरी इज दैट इज सिविलाइजेशन हैज रिमेन। याद रखिएगा इमूवेबल, इसका अर्थ होता है अचल। क्या होता है? अचल। यानी अगर हम बात करें तो भारत की ऐसी सभ्यता है जो क्या कभी चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये अचल है, इमूवेबल है। ठीक है, और याद रखिएगा अगर कहीं क्वेश्चन में ग्लोरी है उसका आंसर क्या होगा? इमूवेबल। अगर क्वेश्चन में इमूवेबल है तो उसका आंसर क्या होगा? ग्लोरी। जैसे ही आप बोर्ड एग्जाम में कॉपी को खोलिएगा आपको इस टाइप से ऑप्शन मिलेगा और आपका उत्तर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, आवर एंसेस्टर्स यानी हमारे पूर्वज एंजॉयड ट्रू डैश रूल, ट्रू होम रूल। ये क्वेश्चन रिपीट कर चुका है बच्चों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, डैश इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। ठीक है, तो याद रखिएगा ये गांधी जी। ठीक है, वैसे भी आपको पता है कि सिविलाइजेशन की चर्चा किन्होंने की है? महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द पीपल, यहाँ पर हालांकि पी होना चाहिए। द पीपल ऑफ यूरोप यानी यूरोप के लोग आर इंस्पायर्ड बाय डैश एंड रोमन्स राइटर्स। याद रखिएगा जो यूरोप के जो लोग थे वो दो राइटरों से क्या थे? वो प्रभावित थे। एक तो आपका हो गया रोमन, एक तो रोमन राइटर हो गए, और दूसरा जो राइटर थे वो हो जाएगा ग्रीक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए कैसा जा रहा है? चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। फेरोज वर रूलर्स ऑफ इजिप्ट डैश। याद रखिएगा
मैंने आंसर ही बोल दिया। फेरोज व रूरल्स ऑफ एंशिएंट डैश इजिप्ट। इजिप्ट जो है बच्चों, ये अभी के समय में ये मिस्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो याद रखिए मिस्र की सभ्यता बहुत पुरानी सभ्यताओं में से एक है, तो वही बोला जा रहा है। फेरोज व रूरल्स यानी फेरोज जो थे कहाँ के, रूरल्स यानी शासक थे, ऑफ एंशिएंट डैश इजिप्ट। इजिप्ट के पुराने शासकों में किनको गिना जाता है, फेरोज को गिना जाता है। फेरोज को क्या कहा जाता है, शासक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ डैश। तो याद रखिएगा ये पीपल, सिविलाइजेशन जो है बच्चों वो किसका विकास करता है, तो लोगों का विकास करता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इंडियन ग्लोरी इज दैट इज डैश इमूवेबल। जो भारत की जो ग्लोरी है, मैंने अभी बोला था अगर ग्लोरी आता है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, इमूवेबल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, डैश वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक। क्या होता है बच्चों, आध्यात्मिक। याद रखिए डैश वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। यानी महात्मा गांधी जो थे वो राजनीतिक नेता से कहीं अधिक क्या थे, एक आध्यात्मिक नेता थे। याद रखिएगा वो आध्यात्मिक व्यक्ति थे। अगला, डैश इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन। फादर ऑफ नेशन जो टर्म है इसका तात्पर्य होता है राष्ट्रपिता। तो आपको पता होना चाहिए, एक सेकेंड बच्चों, राष्ट्रपिता। ठीक है, तो याद रखिए फादर ऑफ नेशन के नाम से महात्मा गांधी जी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन है, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज रिटन बाय। याद रखिए महात्मा गांधी, एक सेकेंड बच्चों, महात्मा गांधी ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, याद रखिएगा ये माय एक्सपेरिमेंट महात्मा गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी। क्या है बच्चों, ऑटोबायोग्राफी। इट मीन्स हम बोल सकते हैं यह महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई उनकी आत्मकथा है। क्या है, आत्मकथा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है, गांधी जी सेज, गांधी जी कहते हैं नथिंग कैन इक्वल द सीड्स। सीड्स मतलब होता है बीज, सीड्स मतलब क्या होता है बच्चों, बीज। और यहाँ सोन, सोन मतलब होता है बोना। याद रखिए बीज को बोना, बोना ये वर्ब 3 है हालांकि। ऑफ देखिए गांधी जी सेज, गांधी जी कहते हैं नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर डैश आवर एंसेस्टर। यानी यहाँ पर ये क्वेश्चन, इसका अर्थ ये हो सकता है कि गांधी जी कहते हैं कि जो हमारे पूर्वजों ने, आवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वजों ने जो बीज बोई है उसकी बराबरी कोई भी नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं। द मोर इंजर्ड इन आवर पैशंस द मोर अनब्रीडल्ड। अनब्रीडल्ड मतलब होता है अनियंत्रित, दे बिकम। और वो एक तरह से यह जो लाइन लिया गया कहां से लिया गया, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इस लाइन का तात्पर्य यह है कि बच्चों जब हम क्या करते हैं, हमें कोई चीज और मिलती है तब हमारा जो दिमाग होता है वो असंतुष्ट रहता है और वो और धीरे धीरे अनियंत्रित होता ही चला जाता है। यह जो लाइन है वो कहां से लिया गया, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। आगे बढ़ते हैं। द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली मतलब स्वतंत्रता पूर्वक एंड एंजॉय डैश ट्रू होम रूल। याद रखिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक। याद रखिएगा ये जो चैप्टर है ये डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी के द्वारा ये लिखा गया। ये जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है भारत इज माय होम। ठीक है, यहाँ पर ये बताया गया है द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक। स्टैटिक मतलब होता है स्थिर। क्या होता है, स्थिर। इट इज अलाइव एंड डायनेमिक। डायनेमिक मतलब होता है प्रगतिशील। डायनेमिक मतलब क्या होता है, प्रगतिशील। ठीक है, जो हमारा पास्ट है वो मरा हुआ नहीं है और स्थिर नहीं है। सुनिए यहाँ पर थोड़ा समय चाहूंगा। जो हमारा पास्ट, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, हमारा जो पास्ट है वो मरा हुआ नहीं है और स्थिर नहीं है, बट लेकिन इट इज अलाइव एंड डायनेमिक। ये जो क्या है, यह अभी भी जीवित है और प्रगतिशील है। ठीक है, ये कहां से लिया गया है, भारत इज माय होम चैप्टर का ये क्या है, हिस्सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, आई मेंटेन दैट एजुकेशन इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट। याद रखिएगा ये आपका 2 नंबर का भी क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन किस टाइप से बनाएगा, तो ये क्वेश्चन आपको बना सकता है कि व्हाट डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन सेड अबाउट एजुकेशन। यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन ने एजुकेशन के बारे में क्या कहा है। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन डॉक्टर जाकिर हुसैन सेज दैट, यहाँ पर क्या बोला, आई मेंटेन दैट एजुकेशन इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। ठीक है,
नेशनल पर्पस। याद रखिएगा, जो शिक्षा है वो हमारा क्या है, इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट मतलब होता है बच्चों औजार। क्या होता है, औजार। यानी अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या है, प्रमुख औजार है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, देश को बदल सकते हैं। याद रखिएगा, ये क्या हो जाएगा, याद रखिए ये थोड़ा सा ऑप्शन में मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर होगा भारत इज माय होम। ठीक है, ये टर्म थोड़ा सा इधर इसको हटाइए, भारत इज माय होम। ठीक है, ये चैप्टर हो जाएगा। अब ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, द पीपल हैव चूजन, चूज का वर्ब टू है, टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर अ सर्टेन टाइम, हु सेज दिस। तो ये किन्होंने कहा है, आपको पता होना चाहिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी के द्वारा कहा गया। याद रखिएगा, ये मतलब ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट, और इन्होंने क्या किया है, शपथ ग्रहण लिया। ठीक है, ये सेकंड प्रेसिडेंट थे। याद रखिएगा, अगर फर्स्ट की बात कर लें तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन। ठीक है, SR के, शाहरुख खान वाली बात नहीं हो रही है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन की चर्चा हो रही है। ठीक है, याद रखिएगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, और यहाँ सेकंड में बने कौन थे, तो प्रेसिडेंट। याद रखिएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी के द्वारा ये बने थे। और याद रखिए, ये एक मैं बात यहाँ और बताना चाह रहा हूँ। याद रखिए, इन्होंने 1967 ईस्वी में, ठीक है, 1967 ईस्वी में इन्होंने इस पद को संभाला। और उसके बाद अगर हम बात करें 1969 ईस्वी में ये क्या हो गए, इनकी देहांत हो गई। ठीक है, ये बात आप बेसिक है, आप याद रख लीजिएगा तो आपके लिए और अच्छा। और एक बात ये भी याद रखना है कि जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, ये बिहार के ऑलरेडी क्या रह चुके हैं, गवर्नर रह चुके हैं। ठीक है, गवर्नर ऑफ बिहार। ठीक है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ऑल्सो सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत इज माई होम इज रिटेन बाय, याद रखिएगा, भारत इज माई होम किनके द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा, ये तो कभी नहीं होगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ऑथ एज द डैश, और ऑथ एज द, इसका देखिए, ऑथ का अर्थ होता है शपथ लेना। तो मैंने अभी आपको बताया था कि इन्होंने किसके रूप में शपथ ली थी, तो 1967 ईस्वी में प्रेसिडेंट के रूप में इन्होंने क्या किया है, शपथ ली है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन डैश, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा। इन्होंने कब अपना भाषण दिया था, 1967 ईस्वी में, जब ये प्रेसिडेंट पद के लिए क्या कर रहे थे, शपथ ग्रहण कर रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। याद रखिएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन के रोल जो मॉडल थे, यानी इनके प्रेरक थे, वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जो कि क्या थे, इनसे पूर्व राष्ट्रपति पद पर अवस्थित थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज अ ग्रेट डैश नेशनलिस्ट। याद रखिएगा, ये क्या, ऐसा नहीं कि लीडर मार दीजिएगा, लीडर नहीं मारना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेशनलिस्ट। ठीक है, राष्ट्रवादी विचारधारा के थे, राष्ट्र निर्माता थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज ओवरवेल्म्ड बाय द ट्रस्ट हिज पीपल हैव प्लेस्ड इन हिम। याद रखिएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन, यहाँ पर डॉक्टर जाकिर हुसैन ने यह भी चर्चा की है कि जो डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि मुझे लोगों ने क्या किया, एक भरोसा करके मुझे इस भारत के सर्वोच्च पद पर क्या किया, नियुक्त किया है। ठीक है, इसलिए ये डॉक्टर जाकिर हुसैन सही हो जाएगा। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि हु हैज टेकन द ऑथ ऑफ लॉयल्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब होता है बच्चे संविधान, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो याद रखिएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन, इन्होंने क्या की है, संविधान की शपथ ली है। लॉयल्टी मतलब होता है वफादारी, वफादारी, ऑथ मतलब शपथ। ठीक है, अब इन सभी को थोड़ा सा रिवाइज करते चलिए। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। ये कब बने थे, भारत के राष्ट्रपति, तो याद रखिए 1967 में बने थे। ये क्या है, सेकेंड राष्ट्रपति है, क्या है, सेकेंड राष्ट्रपति। चलिए अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन डैश। चलिए याद होना चाहिए आपको कि डॉक्टर जाकिर हुसैन कब जन्म लिए, बोलिए, आपका क्या उत्तर होना चाहिए। याद रखिएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन 1897 ईस्वी में क्या किए थे, इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। अगर हम बॉर्न की बात करें तो 1897,
अगर हम ऑथ एज द प्रेसिडेंट, ऑथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, याद रखिएगा ये कब हुआ, 1960। अंतिम में डाइड 1900। ये बात आपको भली भांति क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, हालांकि हम लोगों ने 50 क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस 50 क्वेश्चन में आपका 50 में कितना सही हुआ, आप इसमें थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन या जाकिर हुसैन वांटेड इंडियंस टू इंगेज इन टू एस्पेक्ट, इसका मतलब होता है पहलू, ठीक है, पहलू ऑफ वर्क, यानी काम के कितने पहलू के बारे में चर्चा हुई है। तो याद रखिएगा इन्होंने दो, एक इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत एंड सोशल मतलब सामाजिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन डैश बाय द ट्रस्ट पीपल प्लेस्ड इन हिम, याद रखिएगा ओवरवेल्म, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर कहीं ऑप्शन में ओवरवेल्म दिखता है तो हमेशा वही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऐसा नहीं देख के। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई प्लेज, इसका मतलब शपथ होता है, आई प्लेज बाय लॉयल्टी टू माय कंट्री, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन ऑफ और लैंग्वेज, ठीक है। याद रखिएगा ये कहां से लिया गया, भारत इज माय होम से, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है, आई एंटर द ऑफिस इन अ स्पिरिट ऑफ प्रेफुल, ठीक है, ह्यूमैनिटी एंड टोटल डेडिकेशन, डेडिकेशन मतलब समर्पण होता है, ठीक है। ये भी कहां से लिया गया, ये किनका कथन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राधा कृष्णन ब्राउड टू द प्रेसिडेंसी डैश, तो याद रखिएगा, ये याद रखिएगा वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ, फेथ मतलब होता है भरोसा या विश्वास, फेथ मतलब क्या होता है बच्चों, फेथ, एक सेकेंड, फेथ मतलब होता है भरोसा, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन डेथ, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन अपना भरोसा कभी किसमें नहीं खोते थे। याद रखिएगा, याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, ठीक है, मानवता में कभी उनका भरोसा नहीं डगमगाया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हु सेड, किसने कहा, द पास्ट इज नॉट डेड, जो हमारा जो भूत है मतलब पास्ट, यहाँ पर जो बीता हुआ समय, नॉट डेड वो मरा नहीं है, एंड स्टेटिक, ठीक है, इट इज अलाइव एंड डायनेमिक, ये क्या है, ये अभी भी अलाइव मतलब जीवित है और डायनेमिक मतलब प्रगतिशील है, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन का कथन है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विच नेशन हैज बीन कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल, बहुत ही ज्यादा उम्दा सवाल है दोस्तों, ये जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि भारत को जो कहा गया है डॉक्टर जाकिर हुसैन जी के द्वारा कि इनको क्या कहा गया, यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल, यानी प्राचीन लोगों का नवीन राज्य, ठीक है, याद रखिए स्टेट यहाँ पर पूरे देश को संबोधित कर रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली ऑब्लाइज्ड टू द पीपल ऑफ डैश इंडिया, अब पाकिस्तान नहीं मार दीजिएगा, यानी भारत डॉक्टर जाकिर हुसैन कहाँ के लोगों का शुक्रगुजार करते हैं, तो याद रखिए इंडिया के लोगों का, ठीक है, याद रखिएगा। अगला, Dash brought a lot of erudition and wealth of king knowledge to the presidency, याद रखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर, हाँ जी इसमें नहीं है, एक सेकेंड, डैश ब्राउट अ लॉट ऑफ एरुडिशन एंड वेल्थ ऑफ, ओ हो, याद रखिए इसका 110% जो आंसर होगा वो डॉक्टर राधा कृष्णन होगा, ठीक है, याद रखिएगा ये डॉक्टर राधा कृष्णन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट विद डैश, याद रखिएगा ह्यूमैनिटी, ये मानवता के साथ क्या करते हैं, ये ऑफिस में इंटर्न होते हैं, प्रवेश करते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन इज द ऑथर ऑफ द पीस डैश, याद रखिए ये किसके लेखक हैं, मतलब भारत इज माय होम, ये किसके लेखक हैं, भारत इज माय होम के लेखक कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट, यहाँ पर ए छूट गया है शायद से, यहाँ पर ए छूट गया है, व्हाट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन विच इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस,
ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इन्होंने एजुकेशन अर्थात शिक्षा को सबसे प्रमुख माना है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है, नानू काका वॉज कमिंग टू दिल्ली टू डैश। याद रखिए नानू काका जो आए थे वो किससे मिलने आए थे, सी सब मिनिस्टर। ठीक है, ये चैप्टर जो स्टार्ट हो गया है अ पिंच ऑफ स्नफ, अ पिंच ऑफ स्नफ, मनोहर माल गांवकर जी के द्वारा ये लिखा गया चैप्टर है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग तीसरे चैप्टर में एंटर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, नानू काका वॉज कमिंग टू दिल्ली डैश सी सब मिनिस्टर, यानी नानू काका दिल्ली क्यों आ रहे हैं, कुछ मंत्रियों से मिलने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, और याद रखिएगा यहाँ पर अगर मंत्रियों की बात हो रही है तो ये कल्याण मंत्री वेलफेयर मिनिस्टर की बात हो रही है। ठीक है, ये किन से मिलने आ रहे हैं, वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द मदर ऑफ द नरेटर वॉज वेरी कॉन्फिडेंट दैट नानू काका वुड बी एबल टू मैनेज टू सी द मिनिस्टर्स। याद रखिएगा, एक सेकेंड, द मदर ऑफ द नरेटर्स, नरेटर यहाँ पर याद रखिए नरेटर लेखक को कहा गया, नरेटर से किनको संबोधित किया गया, लेखक को। द मदर ऑफ नरेटर यानी लेखक की जो माँ थी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, पूरी तरह से क्या थी, आश्वस्त थी, उनको पूरा भरोसा था दैट कि नानू काका वुड बी एबल टू मैनेज, नानू काका क्या करेंगे, मैनेज कर लेंगे, टू सी मिनिस्टर। ठीक है, ऑन संडे वेन एवर वी वांटेड, यही हो जाएगा, जब वो चाहेंगे क्या करेंगे, वो आराम से मैनेज कर सकते हैं। याद रखिएगा ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें एक कैरेक्टर है, सबसे प्रमुख कैरेक्टर है नानू काका। ठीक है, जो कि लेखक की जो माँ होती है उनके भाई हैं, यानी इनके मामा जी हुए। ठीक है, उसमें ये चर्चा की गई। आगे बढ़ते हैं। Who traveled free with नानू काका, याद रखिएगा, याद रखिए किटन, ये आप जब कभी कहानी पढ़ते हैं तो वहां पर आपको पता होगा कि इनके पास जब ये आए थे, ट्रेन से आए थे, तो इनके पास एक बिल्ली थी जिनका नाम क्या था, किटन था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अ पिंच ऑफ स्नफ इज रिटन बाय, याद रखिए मनोहर माल गांवकर जी के द्वारा लिखा गया ये बहुत ही बेहतरीन कहानियों में से एक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश वांट टू द मिनिस्टर इन जोधपुर कोर्ट, याद रखिएगा मनोहर माल गांवकर। ठीक है, याद रखिएगा मनोहर माल गांवकर वेंट टू द मिनिस्टर इन जोधपुर कोर्ट, यानी मनोहर माल गांवकर जी जो थे वो जोधपुर कोर्ट में गए थे। ठीक है, और ये बात आपको ध्यान रखनी होगी कि जब नानू काका जो थे वो मेन कैरेक्टर हैं, उन्हीं के साथ ये क्या किए थे, जोधपुर कोट पहनकर उनका ड्राइवर बन के गए थे। ठीक है, याद रखिए ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा। एक सेकेंड दोस्तों, यहाँ पर कुछ तंग सा किया जा रहा है। डैश इज अ ह्यूमरस स्टोरी, याद रखिए अ पिंच ऑफ स्नफ बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मस्ती वाली कहानी है। ठीक है, हु टुक अ पिंच ऑफ स्नफ, कौन एक चुटकी खैनी लेते थे। ठीक है, ऐसा स्नफ का हिंदी होता है सूंघनी, सूंघनी, सूंघनी। ठीक है, सूंघनी खैनी खाते हैं ना, ऐसे ऐसे करके डाल दिए मुंह में, वही वाला। तो मनोहर माल गांव का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हु हैड इंस्टॉल्ड नानू काका इन मनोहर माल गांवकर। ठीक है, यानी नानू काका को किन्होंने स्थापित कर दिया था मनोहर माल गांवकर जी के कमरे में। याद रखिए उनकी जो माता जी थी, ठीक है, हिज मदर, उनकी माता जी ने क्या किया था, नानू काका को मनोहर माल गांवकर ने कवि का कमरा दे दिया था, लेखक का कमरा दे दिया। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी डेज लीव हैड बीन टेकन बाय मनोहर माल गांवकर। ठीक है, याद रखिएगा 2 दिन की छुट्टी मनोहर माल गांवकर जी ने ली थी। क्यों, क्योंकि वो साथ में जा रहे थे, किनके साथ जा रहे थे, तो नानू काका के साथ में जा रहे थे, उसी रिगार्डिंग इनको 2 दिन की छुट्टी लेनी पड़ी थी। अगला है, नानू काका लव्ड टू स्पीक इन डैश, याद रखिए व्हेन ही वाज अनेबल टू एक्सप्रेस समथिंग इन इंग्लिश और हिंदी। यहाँ पर आई छूट गया दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन है कि नानू काका लव टू स्पीक, नानू काका बोलना पसंद करते थे, बोलना अच्छा लगता था उनको, इन डैश, किस भाषा में, तो याद रखिए वो एक तरह से देखा जाए तो मराठी बोलना उनको क्या पसंद आता था, क्योंकि ये उनकी क्या थी, नेटिव लैंग्वेज थी। नेटिव मतलब इनकी मातृभाषा थी। ठीक है, याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, नानू काका वॉज द नरेटर्स डैश, याद रखिए मैटरनल अंकल। ठीक है, क्योंकि ये मामा जी थे तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैटरनल अंकल बिल्कुल ही
सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट उत्तर है। अगला जो क्वेश्चन है, नानू काका वॉज द डैश ऑफ मनोहर माल गांवकर मदर, यानी नानू काका जो थे मनोहर माल गांवकर की माँ के कौन थे? तो याद रखिएगा उनके एक कौन थे जी? नानू काका जो थे मनोहर माल गांवकर की माँ के भाई थे। ठीक है, ठीक है। इनकी जो माता जी थी उनके ये कौन थे? तो उनके वो कौन थे? भाई थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, मनोहर माल गांवकर वॉज द डैश ऑन प्रोबेशन, याद रखिए अंडर सेक्रेटरी। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो मनोहर माल गांवकर अर्थात जो लेखक थे वो किस पोस्ट पर थे? अंडर सेक्रेटरी के पोस्ट पर थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। एक आगे, नानू काका हैड टाइड अ ह्यूज डैश टर्बन अराउंड ऑन हिज हेड। टर्बन मतलब होता है बच्चों पगड़ी। ठीक है, याद रखिएगा नानू काका के सर पर एक ऑरेंज कलर की पगड़ी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, हु और रैग्ड एज 2 स्टेप्स हायर देन गॉड। ओ माय गॉड, ये मिनिस्टर। ठीक है, इस चैप्टर में कहा गया है कि जो मिनिस्टर का जो स्थान होता है वो भगवान से भी 2 स्टेप ऊपर होता है, यानी भगवान से भी ज्यादा कठिन होता है मिनिस्टरों से मिलना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हुज अनाउंसमेंट सुक मनोहर माल गांवकर द नरेटर। ठीक है, या देखिए ये थोड़ा सा मनोहर माल गांवकर कोई द नरेटर लिख दिया गया मतलब लेखक। तो हुज अनाउंसमेंट सुक, ठीक है, यहाँ शौक का वर्ड टू है सुक, यानी किसके अनाउंसमेंट ने क्या किया? मनोहर माल गांवकर अर्थात कवि को शौक कर दिया, अचंभित कर दिया। तो उनकी माता जी ने खबर सुनाया था और वो खबर क्या थी कि नानू काका आ रहे हैं। ठीक है, और इसी खबर से उनको शौक लग गया। बाप रे, लगता है फिर से क्या हो जाएगा? बंटाधार हो जाएगा। कुछ दिन के लिए फिर से क्या होगा? दिक्कत में आने वाले हैं। और बाद में उन्होंने इस मसला को संभाल भी लिया। आगे देखते हैं, नानू काका वेंट टू द डैश ऑटो डीलर्स। याद रखिए यहाँ पर इस चैप्टर में सिक्का ऑटो डीलर की चर्चा की गई। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। समझे? आगे, नानू काका स्टिल वोर द ओल्ड फैशंस नी लेंथ डैश। याद रखिएगा ये आपको ध्यान रखना है, ये रेड कोट पहना करते थे। ठीक है, एकदम बहुत ही नीचे तक, बहुत नीचे तक ना रेड कोट पहना करते थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हु हैज गार्निश येलो स्पोर्ट्स कार। ठीक है, याद रखिएगा किसके पास थी? तो वो सोहन लाल के पास थी। ठीक है, और सोहन लाल कौन? एक सेकेंड, ये गड़बड़ हो रहा है। ये रतिराम के पास थे। ठीक है, और रतिराम किसका बेटा था? तो सोहन लाल रतिराम का बेटा था। ठीक है, लेकिन आंसर हम क्या मारेंगे? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि कार किसके पास थी? रतिराम के पास थी। क्वेश्चन आएगा कि रतिराम वॉज द सन ऑफ डैश सोहन लाल रतिराम, क्योंकि रतिराम किनका सुपुत्र है? सोहन लाल रतिराम का सुपुत्र है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, हु रिटर्न मम्बलिंग कलरफुल मराठी स्वेर वर्ड्स। इसका मतलब हुआ क्या होता है पता है? जब गुस्सा में किसी को आशीर्वाद नहीं देते हैं, बस वही बात समझिए गए होंगे। अब मेरे मुंह से ऐसी बात निकल नहीं सकती। देखिए, हु रिटर्न, कौन वापस आए, मम्बलिंग मतलब बिनबिनाते हुए, कलरफुल मराठी मतलब समझ रहे हैं ना, कलरफुल रंग बिरंगी गालियां, ओ मेरे मुंह से निकल गई, ये निकलते हुए। ठीक है, कौन आ रहे थे वापस? मनोहर माल गांवकर। याद रखिएगा जब ये पहली बार अंडर सेक्रेटरी मतलब ये मिलने गए थे जब मिनिस्टर से, तो इनको दूरी से भगा दिया गया। ठीक है, जिनके कारण मतलब ये कुछ विशेष इनको हासिल नहीं मिली सफलता, जिसके कारण ये क्या हुए? वापस मराठी में एकदम कुछ आशीर्वाद देते हुए आए। कौन आए थे? मनोहर माल गांवकर। एक सेकेंड, ओहो हो, अरे अब ये मिस्टेक हो जाता। देखिए इसका आंसर नानू काका होगा। ठीक है, मराठी तो नानू काका ही बोलते थे। ठीक है, मैंने ये मार ये तो राइटर थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये होगा 110%। बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा नजर हटी और पूरी सब्जी बटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। These motor cars touts can smell rich man a mile of is from। याद रखिएगा ये कहां से लिया गया? A pinch of snuff से लिया गया। जब भी कार की चर्चा होगी तो याद रखिएगा एक ही चैप्टर में कार का जिक्र किया गया है और वो चैप्टर क्या है? अ पिंच ऑफ स्नफ। अगला क्वेश्चन है,
विच एनिमल हैड, अब देखिए यहाँ पर ये जो अगला चैप्टर आ गया है वो आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, बर्टन रसल के द्वारा लिखा गया चैप्टर आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन क्या है कि विच एनिमल हैड, नानू का, एक सेकेंड अभी नानू एक काका पर हैं, इसके बाद आगे चैप्टर में हम लोग परिवेश करेंगे। विच एनिमल हैड नानू काका ब्राउट विथ हिम ऑन हिज विजिट टू द नरेटर्स प्लेस, ठीक है। याद रखिए उन्होंने किटेन को लाया था जो कि क्या थे, छोटी सी बिल्ली थी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नानू काका गेव अ डैश रुपी नोट एज रिवॉर्ड टू द धोबी। आपको पता होना चाहिए बच्चों कि जब नानू काका ने जो चेक लिखा था वो 1000 रुपये का था, 1000 रुपये का चेक। याद रखिएगा चेक की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, अगर हम चेक की बात करते हैं तो उन्होंने 1000 चेक, मतलब 1000 रुपया उन्होंने चेक पर लिख दिया था और उपहार के तौर पर उस धोबी को 2 रुपए दे दिए थे। कितने रुपए दे दिए थे, 2 रुपए। ये सभी नाटक था, ठीक है। जब मैं आपको कहानी पढ़ाऊंगा तो और भी क्लियर हो जाएगा। चलिए, रतिराम वॉज द सन ऑफ डैश, ये मैंने आपको पहले ही बताया। रतिराम किसका बेटा था, सोहन लाल रतिराम का क्या था, सुपुत्र था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला, नानू काका टुक आउट हिज चेक बुक एंड रिटन अ चेक ऑफ डैश 1000 रुपीज। याद रखिएगा 1000 रुपीज। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, नानू काका इन अ लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज टू हिज डैश मदर टंग। हमेशा जब भी नानू काका कभी भी एकदम गुस्से में आए या कुछ बोले तो वहां पर हमेशा उनकी मदर टंग निकल जाते थे, मतलब मातृभाषा में वो बड़बड़ाने लगते थे, बोलने लगते थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान टू मीट वाज डैश द वेलफेयर मिनिस्टर, कल्याण मंत्री। मैंने आपको शुरू में ही बताया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर आस्क द, अब जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर स्टार्ट हो गया है, आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम, लेखक कौन है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ठीक है। और ये कहां से बिलोंग करते हैं, अमेरिका। और ये भी गांधी जी के सपोर्टर हैं, ठीक है। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस को फॉलो करते हैं, याद रखिएगा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर आस्क द ब्लैक पीपल टू कंटिन्यू वर्किंग विद डैश लव। याद रखिएगा, इन्होंने यहाँ पर याद रखना है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने काले लोगों से कहा है, यहाँ पर ये नस्लवादी थोड़ा सा यहाँ पर चल रहा था। आप लोग को पता है कि इस चैप्टर में जो जिक्र किया गया है वो नस्ल भेद के बारे में बताया गया, ठीक है, कि किस प्रकार से अमेरिका में काले लोग और गोरे लोगों के बीच क्या हो रहा था, भेदभाव हो रहा था। उसी को रोकने के लिए, यानी नस्ल को इंग्लिश में रेशियल कहते हैं, क्या कहते हैं, यानी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यानी नस्लीय भेदभाव जो हो रहे थे उसमें जो टकराव था अमेरिका में, उस पर इन्होंने एक बेहतरीन भाषण दी थी कि मतलब अपने लोगों को संबोधित किया था। उसी में ये चर्चा हो रही है कि हम क्या करते हैं, ब्लैक लोगों से भी नफरत करते हैं और हम लोग व्हाइट लोगों से भी नफरत नहीं करते, सॉरी नफरत नहीं, लव करते हैं, गलती हो गया, लव करते हैं। अगला क्वेश्चन, आई हैव अ ड्रीम इज रिटन बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। अगला, मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग टू डैश। याद रखिए ये कहां के थे, ये यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज अ डैश। याद रखिएगा ये क्या थे बच्चों, ये अमेरिकन थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, MKL यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर। देखो कितना शॉर्ट में मैंने लिख दिया, ठीक है, और तुम लोग कुछ और नहीं समझ जाना। मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर्ड हिज स्पीच इन WS, देखिए यहाँ पर ये जगह का नाम है, ठीक है। यहाँ जगह होगा वॉशिंगटन DC। DC का अर्थ होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ठीक है, जो कि अमेरिका का एक हिस्सा है। या इन्होंने जो भाषण दी थी वो 28 अगस्त 1963 को दी थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 28 अगस्त 1963 को ये वॉशिंगटन DC अर्थात DC का फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, इन्होंने वहां पर भाषण दी थी। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस कारण से ये आपको पूछेगा ये क्या है, ऐसे है या फिर स्पीच है, स्टोरी है, क्या है, ये स्पीच है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश इज
weltering with the heat of injustice, अन्याय and ऑपरेशन। याद रखिएगा, यहाँ पर बात की गई है कि कौन जो है वो अन्याय की भट्टियों में क्या हो रहे हैं, जल रहे हैं, तप रहे हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा मिसिसिपी, ठीक है। मिसिसिपी एक जगह है, कहाँ का जगह है, अमेरिका का एक जगह है, जहां पर नेग्रोज और घेटोज रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर नेग्रोज और घेटोज दो एक जनजाति की चर्चा की गई है, नेग्रोज जनजाति और घेटोज जनजाति, इसी की चर्चा यहाँ पर की गई है। वो जो क्षेत्र है वो किसका है, मिसिसिपी का क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिसलाइक्स डैश डिस्क्रिमिनेशन। इसका मतलब होता है बच्चों भेदभाव। क्या होता है, भेदभाव। यहाँ पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ पर इसका अर्थ क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहला कास्ट का अर्थ तो आपको पता है जाति के आधार पर, सेक्स का अर्थ आपको पता है लिंग के आधार पर, रिलीजन मतलब धर्म के आधार पर, और यहाँ रेशियल मतलब होता है नस्ल के आधार पर। तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पर जो भेदभाव चल रहा था वो नस्लीय भेदभाव था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, आई हैव अ ड्रीम। आई को थोड़ा सा यहाँ से हटाइए और आई को यहाँ लगाइए। आई हैव अ ड्रीम, ये जो है मेरा एक स्वप्न, आई हैव अ ड्रीम, ये चैप्टर का नाम है। इज डिलीवर्ड बाय डैश, ये याद रखिएगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा क्या किया गया था, यह भाषण दिया गया था, मार्टिन लूथर किंग जूनियर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं, एक सेकेंड, हाँ ये हो चुका है 98 99। मार्टिन लूथर किंग डैश चिल्ड्रेन, याद रखिए इनके 4 बच्चे थे बउआ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर लव्स द व्हाइट डैश, व्हाइट अमेरिकन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आज हम लोगों ने 100 का माइलस्टोन पूरा कर लिया, ठीक है, हम लोग 100, याद रखिएगा 100 क्वेश्चन पर हम लोग पूरा कर चुके हैं। अगर आप देखेंगे तो ये इसमें से जितना मैं बता रहा हूं उसमें से कम आपको 20 क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ से आने के चांसेस दिखाई पड़ते हैं। हालांकि मैं और पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, उसके बाद मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए 121 पर बिना समय गवाए हम लोग प्रारंभ करते हैं। Who said my children will not to be judged by the content of their कैरेक्टर, ठीक है, किन्होंने कहा था कि जो मेरे बच्चे होंगे वो कलर के आधार पर या किसी अन्य चीजों के आधार पर क्या होंगे, भेदभाव उनके द्वारा मतलब उनके साथ नहीं किया जाएगा। वो किन्होंने बोला था, मार्टिन लूथर किंग जूनियर का ये कथन है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। Who was not assisted until justice rolls down like water and एक सेकेंड, राइटिंग सेंस लाइक, इधर थोड़ा सा स्पेलिंग इसमें मिस्टेक है, ठीक है। बट यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये आपको पता होना चाहिए कि हु वाज नॉट, हाँ याद रखिएगा ये नेग्रो के बारे में कहा गया है, और ये क्या कहा गया है सुन लीजिए, यहाँ पर ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा है कि जब तक जो है न्याय जो है पानी की तरह नहीं बह जाता तब तक हम लोग पीछे नहीं हटने वाले, ठीक है। किनके लिए बोल रहा है, कि नेग्रोज के बारे में बोल रहा है, ठीक है, जैसे ही नेग्रोज आएगा वही आंसर होगा, बात खत्म। चलिए अगला क्वेश्चन, टू विच स्टेट डज ही वांट टू सी एज अ डेवलप्ड स्टेट, याद रखिएगा अलाबामा, यहाँ पर याद रखिए अलाबामा की चर्चा की गई है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हु वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑरेटर, ऑरेटर का मतलब होता है प्रवक्ता, याद रखिएगा प्रवक्ता, ठीक है, ऑरेटर इन अमेरिकन हिस्ट्री, अमेरिका के इतिहास में कौन सबसे महान प्रवक्ताओं में से एक हुए हैं, याद रखिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेज दैट वी शैल ऑलवेज मार्च अहेड, याद रखिएगा जब भी बात ऐसी आएगी कि हम लोग कभी पीछे नहीं हटेंगे, हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे जब तक हमें अधिकार ना मिल जाए। ये किसकी चर्चा की गई है, किस पार्ट में है, तो आई हैव अ ड्रीम चैप्टर का एक हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं, अगला है, द नेग्रो स्टिल फाइंड्स हिमसेल्फ इन एक्साइल ऑफ डैश, ठीक है, याद रखिएगा, अरे तो इसमें क्या हो गया, द नेग्रो स्टिल finds himself in exile dash in other people's land in his own land, यानी एक तरह से बोला जाए कि याद रखिए एग्जाइल मतलब होता है निर्वासित होना, निर्वासित समझते हैं, किसी को जब वहां के क्षेत्र से निकाल दिया जाए, ठीक है। यहाँ पर जो नेग्रोस हैं वो एक तरह से उनको वहां से निकाल दिया गया, या एक तरह से समझ लीजिए कि उनके साथ विजातीय व्यवहार हो रहा है, बहुत ही गलत व्यवहार हो रहा है, ठीक है, उनके साथ जाति के आधार पर
मतलब सॉरी नस्ल के आधार पर बहुत ज्यादा भेदभाव हो रहा है, ठीक है, इसलिए वो अपना हक लेकर रहेंगे, यही है। अगला है, हु वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी, गांधी जी से कौन प्रभावित थे? याद रखिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर, दोनों अहिंसावादी हैं, नॉन वायलेंस को फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर स्पीक्स अबाउट हिज ड्रीम ऑफ सीइंग डैश एज अ डेवलपमेंट स्टेट। याद रखिए किनकी चर्चा करते हैं? ये अलाबामा की चर्चा करते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वी विल नॉट बी सेटिस्फाइड अंटिल जस्टिस रोल्स डाउन लाइक वाटर। ये तो बोले थे कि वी विल नॉट बी सेटिस्फाइड, हम लोग तब तक संतुष्ट नहीं हो जाएंगे अंटिल जस्टिस रोल्स डाउन लाइक वाटर, जब तक क्या होगा? न्याय पानी की तरह ना बह जाए। यानी ये चैप्टर किसका बोला गया है? ये आई हैव अ ड्रीम चैप्टर का क्या है? एक हिस्सा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 110, मार्टिन लूथर किंग जूनियर इज कन्विंस्ड दैट दिस, ये किसके लिए कन्विंस्ड हुए? इक्वालिटी हैज ऑलरेडी बीन अचीव्ड, जस्टिस इज अ प्रीवियस, उसके बाद ड्रीम्स हार्डली बिकम रियलिटी, द स्ट्रगल मस्ट कंटिन्यू। ये बिल्कुल 100% याद रखिए। यहां पर आपको समझना होगा ये क्वेश्चन क्या है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर इज कन्विंस्ड दैट, ये किसके लिए कन्विंस्ड है? द स्ट्रगल मस्ट कंटिन्यू, जिस प्रकार से हमारा आंदोलन चलता जा रहा है ये आंदोलन रुकना नहीं चाहिए बल्कि ये कंटिन्यू होना ही चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हु रिफ्यूज टू बिलीव दैट द बैंक ऑफ इनजस्टिस बैंकरप्ट। याद रखिएगा यहां पर आपको पता होना चाहिए ये अमेरिकन से नहीं मारिएगा, ठीक है, ये नेग्रोज मारिएगा। क्या है? नेग्रोज। यानी नेग्रोज के लिए जो है उनको खाली चेक पकड़ा दिया गया है, उनको कोई भी विशेष अधिकार नहीं दिया गया, ठीक है। इस टाइप से यहाँ पर चर्चा हुई है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फायर एट लास्ट, थैंक गॉड ऑलमाइटी, वी आर फ्री एट लास्ट। अंततः हम लोग क्या हो गए? स्वतंत्र हो गए। ये एक जो है, एक सेकेंड, आई हैव अ ड्रीम, ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा कहा गया। जब अंततः इनको क्या होती है? सब चीज से इनका योगदान है। याद रखिएगा इन्होंने नोबेल प्राइज भी जीता है, ठीक है, नोबेल प्राइज भी इनको मिला है। याद रखने वाली बात है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, बर्टिन रसेल वॉज ऑल्सो अ डैश। याद रखिए बर्टिन रसेल जो थे वो एक बहुत ही अच्छे क्या थे? मैथमेटिशियन थे, ठीक है, और मैं अभी मैथमेटिशियन बनूंगा, ठीक है, आगे तो बनूंगा। अगला देखिएगा, हु रोट द पीस व्हाई एम आई नॉट क्रिश्चियन। ये जो कहानी है, ये जो खंड है, व्हाई एम आई नॉट अ क्रिश्चियन, मैं क्रिश्चियन क्यों नहीं हूं, यह किसने लिखा है? बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखिएगा, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज रिटन बाय। याद रखिए ये बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। याद रख लीजिएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि बर्ट्रैंड, याद रखिएगा इनको नोबेल प्राइज भी मिला है, ठीक है, यहाँ पर इनको नोबेल जो प्राइज मिला है वो बच्चों 1950 ईस्वी में इनको मिला, ठीक है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, ठीक है। नोबेल प्राइज किनको मिला है? इनको भी मिला है। कब मिला है? 1950 में मिला है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, है सिविलाइजेशन टॉट अस टू। ये तो आपको पता है कि फ्रेंडली, ये क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट कर चुका है बच्चों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इन 1946 to 1947 a large human being dead due to death। याद रखिए हंगर, बहुत सारे जो लोग थे बच्चों वो भूख के कारण मर गए थे। कब? 1946 से 1947 में, ठीक है। बहुत ही ज्यादा लोग क्या होते थे? अकाल यानी भूख के कारण मारे गए थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। What makes the glory of man। याद रखिएगा यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इंटेलेक्ट, इसका मतलब होता है बुद्धिमता। क्या होता है बच्चों? बुद्धिमता। तो ये एक तरह से किसी मनुष्य के बारे में कहा जाए तो उसके लिए सबसे बड़ी बात क्या है? बुद्धिमता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द लास्ट ऑफ द प्री हिस्टोरिक इन्वेंशन मतलब आविष्कार, ठीक है। द लास्ट ऑफ द प्री हिस्टोरिक इन्वेंशन वॉज डैश। याद रखिएगा शुरू में प्री हिस्टोरिक की अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर प्री हिस्टोरिक की चर्चा कर दी गई है, तो प्री हिस्टोरिक जो शासन काल था उसमें लिखने का आविष्कार बहुत ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि अगर लिखा नहीं जाता तो आज हम लोग इतिहास के बहुत सारे कालखंडों को हम जान नहीं पाते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
व्हाट वाज मोर इंपॉर्टेंट देन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। याद रखिएगा ये फायर की बात। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, गड़बड़ा जाएगा यहां पर, क्वेश्चन को समझिए। व्हाट वाज मोर इंपॉर्टेंट देन द डोमेस्टिकेशन ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, यानी जानवरों से अगर हम बात करें, जानवरों का जो महत्व है बच्चों क्या होगा, उनसे अच्छा ये है कि उनसे मतलब एक तरह से खेती के रूप में यहाँ देखा जा रहा है। ठीक है, एग्रीकल्चर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड थोड़ा सा देख लेते हैं। व्हाट वाज मोर इम्पोर्टेंट, क्या उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अधिक महत्व देता है, द स्टेशन ऑफ एनिमल्स। हाँ एग्रीकल्चर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बर्ट्रैंड रसेल वाज अ फिलोसोफर एंड अ डैश। याद रखिएगा ये क्या थे, ये क्या थे बच्चों, तो ये एक फिलोसोफर भी थे और उसके बाद क्या थे, हिस्टोरियन थे। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हालांकि मैथमेटिशियन भी थे, अगर ऑप्शन मैथमेटिशियन होता तो हम लोग क्या मारते, मैथमेटिशियन मारते, गणितज्ञ मारते। सिविलाइजेशन टॉट अस डैश टू बी बिकम, यहाँ पर ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है बच्चों, इसका मतलब ये बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। टू बी फ्रेंडली टुवर्ड्स अदर्स, यानी एक दूसरे के प्रति लगाव का भावना, मित्रता की भावना बताती है। इन द लास्ट ऑफ स्लीप, ये क्वेश्चन पता नहीं, इसका ऑप्शन नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन हमारा छूट गया, आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स दोज आउटसाइड आवर हेड इज डेथ। याद रखिएगा ये आपको बिल्कुल ही आसानी से याद रखना है, ये इसका अर्थ होगा, ठीक है, हॉस्टल, इसका मतलब होता है शत्रुता। क्या होता है बच्चों, शत्रुता। ठीक है, यानी आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स दोज आउटसाइड, यानी हमारा जो एटीट्यूड है, ठीक है, जो हमारा एक तरह से व्यवहार है, टुवर्ड्स दोज आउटसाइड, जो हमारे बाहर है, उसके प्रति कैसा रवैया हम लोग का रहता है, वो शत्रुता का रवैया रहता है। ठीक है, हालांकि ये इस चैप्टर के अंदर बात की गई। ठीक है, इसमें बात किया गया है कि हम मनुष्य क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे विकसित होते जा रहे हैं, यानी जब हमारा शुरू से होमोसेपियंस थे तब से आज धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर जो है वो धीरे धीरे अब भी वही शत्रुता का भाव, पहले जैसे खाना के लिए झगड़ते थे, अब भी वो भावना अभी तक जीवित है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला, हु वाज अ फिलोसोफर हिस्टोरियन, आया कि नहीं आया, फिलोसोफर भी है, हिस्टोरियन भी है, मैथमेटिशियन, तो याद रखिएगा कौन थे, अभी मैंने बताया कि कौन थे, बर्ट्रैंड रसेल थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है, सी। बताइए नोबेल प्राइज कब मिला था इनको, तो मैंने अभी बताया कि 1950 में। ये सभी क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखने, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, विच क्रिएचर्स डाई ऑफ हंगर इन लार्ज नंबर्स ड्यूरिंग द राइटर। ठीक है, ड्यूरिंग द वेदर, यहाँ पर थोड़ा सा ये राइटर नहीं होगा, वेदर होगा। ठीक है, यानी यहाँ पर जो चर्चा की गई है पक्षियों की, वो क्या होते हैं, विच क्रिएशन डाइड। याद रखिए भूख के कारण बहुत सारे, एक सेकेंड, लार्ज नंबर्स ऑफ ड्यूरिंग द, विच क्रिएशन डाइड ऑफ हंगर लार्ज नंबर्स। याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, रॉबिन पीक एन एल्ड्री डैश टू डेथ ऑल आउल, आउल मतलब क्या होता है, उल्लू, इसके बारे में ये चर्चा चैप्टर के अंदर की गई है। अगला क्वेश्चन है, द इंग्लिश गिव एन एल्ड्री डैश एन ओल्ड एज पेंशन, प्रिजन, इसका मतलब होता है कैद। ठीक है, पेंशन है बच्चों, पेंशन मतलब समझते हैं ना, बुढ़ापा में नहीं मिलता है वृद्धा पेंशन, वही वाला है। ठीक है, इस चैप्टर में जो चर्चा की गई है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द ओल्ड वुमेन आस्क्ड डैश सन फॉर द गॉड्स। याद रखिए ये 5 सन। अगला जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर का नाम है द आर्टिस्ट। क्या है, द आर्टिस्ट, और उनके लेखक कौन है, सिगा नोया। ठीक है, द जो आर्टिस्ट है उनके लेखक कौन है, सिगा नोया। यहाँ पर ये बात की गई है, द ओल्ड वुमेन, एक जो इसमें क्या होता है कि एक मेन कैरेक्टर होता है सिगा नोया, वो क्या होता है कि वो कद्दू का शौकीन होता है, कद्दू को इंग्लिश में गॉड्स कहते हैं। आगे आने वाले समय में आपको ये इंपॉर्टेंट आएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसमें क्या करता है कि वो बेचारा कद्दू के पीछे पड़ा रहता है, और वहीं पर यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बना है, यहाँ पर वो एक जब कद्दू को देखता है तो उसके लिए कितने होते हैं, 5। ठीक है, 5। यहाँ पर ये देखिएगा, यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत है, यहाँ की जो मुद्रा होती है बच्चों वो सेन होती है। ठीक है, येन और सेन, यहाँ पर 2 मुद्रा चलते हैं, येन सेन, और यहाँ पर ये जो एन है, येन एक छोटी मुद्रा है, सेन बड़ी मुद्रा, जैसे 1 रुपया पैसा होता है ना उसी टाइप से। ठीक है, यहाँ पर सेन होना चाहिए, फॉर द गॉड्स 5। आगे देखिएगा, हु वॉज स्कॉल्डेड फॉर पेंटिंग पिक्चर।
ठीक है, ये याद होना चाहिए। ये क्वेश्चन हालांकि थोड़ा सा ऑप्शन रिपीट हो गया, कोई भी मारिएगा, सही है। अगला क्वेश्चन है द कुरियो, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, यू छूट गया, ठीक है। द कुरियो डीलर पे डैश फॉर द गार्ड्स, याद रखिएगा, इन्होंने 5 येन गलत, 50 येन बिल्कुल से, ठीक है। जो कुरियो डीलर था उसने कितना, वो एक देखिए, ये कहानी को आपको पढ़ना होगा। इसमें ये जो होता है, एक जो लड़का होता है वो क्या करता है कि कद्दू का शौकीन होता है। ये कद्दू को बहुत ही हर जगह एकदम कद्दू को लेकर घूमते रहता है, यहाँ तक कि स्कूल भी जाता है तो कद्दू लेकर जाता है। एक बार एथिक्स के जो टीचर होते हैं वो इसको पकड़ लेते हैं कद्दू लेते हुए, फिर इसके घर पर शिकायत करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इनके पप्पा जो होते हैं इनको खूब एकदम धो देते हैं, समझे। और जिसके कारण क्या करता है, बेचारा बाद में पेंटिंग पर शिफ्ट हो जाता है। और उसके बाद एक तरह से देखा जाए तो ये जो कद्दू जो शिक्षक जो स्कूल में पकड़ते हैं, इसको कद्दू पॉलिश करते हुए उस कद्दू को एक दरबान को दे देते हैं, ठीक है। वो दरबान क्या करता है, कुरियो डीलर को ये कद्दू बेचता है। तो वो कद्दू कितने का बिकता है, 50 येन, ठीक है, 50 येन का बिकता है। लेकिन बाद में यही कुरियो जो डीलर होता है वो कद्दू को कितने का बेचता है, एक सेकेंड, बाद में यही कुरियो डीलर इस कद्दू को 600 येन में बेचता है, समझ रहे हैं। यानी जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है उससे कितना में खरीदता है कुरियो डीलर, 50 येन में, और खुद कितना में बेचता है, 600। हालांकि ये कहानी के अंदर का चीज। अगला है द टाइप्स ऑफ गार्ड्स दैट अपीयर सेबी वॉज डैश, याद रखिएगा, इवन एंड, ये याद रखना है। यहाँ पर ये जो कद्दू की चर्चा की गई है, जो बार बार उसको पॉलिश करता था, ये कौन, जो सेबी, वो बार बार किस तरह के कद्दू को, जो एकदम बहुत ही गोलाकार आकृति में होते, समझे, एकदम शेप जिसका अच्छा होता है, ठीक है। इसके द प्राइस ऑफ द 5 इंचेस गार्ड इज, 5 इंचेस गार्ड का जो दाम था वो कितना था, 10 येन, 10 येन इसका दाम था, समझे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द कुरियो डीलर सोल्ड द गार्ड्स टू अ वेल्थी कलेक्टर फॉर डैश ईयर 600 येन। मैंने अभी बताया था कि ये बुजुर्ग व्यक्ति से 50 येन में खरीदता है और जबकि बेचता कितना से, 600 में। सीगा नोया इज अ डैश राइटर, ये एक जापानीज राइटर है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेबी वॉज अ 12 ईयर डैश बॉय, याद रखिएगा, जब राइटर है जापानीज है, ये कहानी थोड़े भी चाइना का लिखेंगे, जापानीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, द आर्टिस्ट इज रिटन बाय सीगा नोया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। जो आर्टिस्ट है वो किनके द्वारा लिखा गया, सीगा नोया के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, सेबी वॉज पैशनेट, ठीक है, पैशनेटली इंटरेस्टेड इन डैश गाउट्स कद्दू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। जहां पर भी आपको गाउट्स मिले वही हमारा क्या हो जाता है, उत्तर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सेबीज हॉबी वॉज कलेक्टिंग डैश गाउट्स, देखिए मैंने बोला था जहां पर गाउट्स आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आगे सुनिए, सेबी रीड्स एट डैश स्कूल, याद रखिए ये प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, ये बात याद रखिएगा। और यह जो पढ़ता था वो प्राइमरी स्कूल में, और हार्बर टाउन यानी बंदरगाह के नजदीक एक छोटा सा शहर में ये रहता था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा, ये ध्यान रखना। अगला, द पॉटर सोल्ड द गाउट्स फॉर सेबी फॉर डैश, ये 50 सेन, ये बोले थे। पॉटर मतलब होता है दरबान, याद रखिएगा। पॉटर मतलब क्या होता है बच्चों, दरबान होता है। जो दरबान था, बुजुर्ग व्यक्ति, मतलब बूढ़ा नहीं, जो दरबान था, उसने कुरियो डीलर को ये 50 येन में क्या की थी, मुद्रा, मतलब 50 येन में उसको बेच दिया था। आगे बढ़ते, द आर्टिस्ट इज डैश, ये याद रखिएगा, एक शॉर्ट स्टोरी है। आर्टिस्ट क्या, एक स्टोरी है, बहुत ही बेहतरीन कहानी है। और इसमें यही बताया गया कि किस प्रकार से समाज में किसी भी आर्ट को, कला को क्या किया जाता है, दबा दिया जाता है। आगे देखिएगा, व्हाट डिड सेबी अप्लाई टू गेट रीड ऑफ द अनप्लीजेंट गाउट्स स्मेल, ठीक है। याद रखिएगा, टी लीव्स, वो मतलब एक तरह से याद होना चाहिए कि जो चाय की पत्ती होती थी उसको क्या करता था, उस पर पॉलिश किया करता था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गाउड इज अ डैश, गाउड, देखिए इस चैप्टर में गाउड को गाउड को आप क्या मान सकते हैं, तो आप इसका उत्तर आप खुद कमेंट बॉक्स में दे। अब इसका हिंदी में बता रहा हूं, गाउड का हिंदी होता है कद्दू। अब कद्दू को इस चैप्टर में क्या माना गया है वो आप बताएं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता, अब ये बोलिएगा मिठाई, स्वीट्स माने मिठाई होता है, ग्रेन मतलब आपको लगता है यहाँ फ्रूट, वेजिटेबल, ये चारों में से आपको जो होगा वो थोड़ा सा कमेंट करके बताइए, देखते हैं कितने लोगों का सही है। आगे बढ़ते हैं,
इनजस्टिस वॉज डन टू डैश सेबी, मतलब किसके साथ अन्याय हुआ था, सेबी के साथ। जाहिर सी बात है उसकी कला को क्या कर दिया गया था, दबा दिया। अगला क्वेश्चन है द कुरियर, एक सेकेंड, द कुरियो डीलर सोल्ड द गाउट्स टू अ वेल्दी डैश। याद रखिए कुरियो जो डीलर था वो किसको बेचता है, एक कलेक्टर को बेचता है, ठीक है, जो कद्दू को कलेक्ट करता है उसको 600, बता रहा हूं 600 येन में क्या करता है, उसको बेच देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे, इट इज द ड्यूटी ऑफ यू योर पेरेंट्स टू सी दैट सच थिंग्स डोंट हैपन, हु सेड, ये इनके एथिक्स के मास्टर बोले थे, हेड मास्टर नहीं बोले थे, फादर पप्पा नहीं है बोले, फ्रेंड्स। हाँ, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। याद रखिएगा जब ये बेचारा कद्दू क्या कर रहा था, कद्दू को बैठ के क्लास में पॉलिश कर रहा था ना, तब एथिक्स के टीचर जो थे वो उनको पकड़ लिए और तब बोले इट इज द ड्यूटी ऑफ योर पेरेंट्स, ये तुम्हारे जो माता पिता है उसकी जिम्मेवारी होनी चाहिए, टू सी दैट सच थिंग्स डोंट हैपन, ये दोबारा ना, ठीक है। किसने बोला था, एथिक्स के मास्टर ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हु यूज्ड टू पॉलिश द गाउट्स अंडर हिज डेस्क इन क्लास टाइम। बहुत बढ़िया, देखिए क्वेश्चन आ गया कि क्लास रूम के अंदर में बैठकर कद्दू को कौन पॉलिश कर रहा था बच्चों, याद होगा वो सेबी था, कद्दू को क्या कर रहा था, पॉलिश कर रहा था, ठीक है। इसको गाउट्स मीनिया हो गया था, कद्दू का दीवाना था, मीनिया मतलब क्या होता है, दीवाना। अब देखिए हम लोग 150 नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं। हु स्मैश्ड, यहाँ पर एस छूटा हुआ है, यहाँ पर स्मैश्ड, स्मैश्ड मतलब होता है चूर चूर कर देना। हु स्मैश्ड सेबीज गाउट्स टू पीसेस, सेबी के कद्दुओं को कौन टुकड़े टुकड़े में बांट देता है, तोड़ देता है, तो उसके पिताजी हथौड़ा लेते हैं, हैमर, और उसको एकदम क्या करते हैं, टुकड़ा टुकड़ा कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल एक सेकेंड, टेक्नोलॉजिकल, ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कॉज डैश प्रॉब्लम्स। याद रखिएगा यहां पर याद रखना है, एक सेकेंड, क्वेश्चन क्या है, ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कॉज डैश प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम। याद रखिए समाज में बहुत ज्यादा क्या करते हैं, समस्या उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे देखिए द वे ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटी, यानी परंपरागत समाज में, सोसाइटी मतलब समाज, ट्रेडिशनल मतलब परंपरा, आर डैश मैनी एंड वेरेज, यानी कई प्रकार के होते हैं, ठीक है, वेरेज मतलब विभिन्न प्रकार के, यानी एक तरह से बोला जाए कि एक तरह से देखिए द वे ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ, यानी बच्चों का जन्म जो होता है उसको मैनेज जो किया जाता है अलग अलग समाज में, वो मैनी अलग अलग तरीके से, वेरिड मतलब विभिन्न प्रकार से किया जाता है। अगला क्वेश्चन, ये जो चैप्टर है अ चाइल्ड इज बॉर्न जो है वो किनके द्वारा लिखा गया है, जर्मन ग्रीर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। किनके द्वारा लिखा गया, जर्मन ग्रीर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा, बांग्लादेश डैश इज अ काइंड ऑफ फेरी टेल्स। याद रखिए फेरी टेल्स जो है वो परियों की कथा होती है, परियों की कथा, परियों की कथा, ठीक है। और याद रखिएगा इस कथा को इस चैप्टर में रूपथका के रूप में दिखाया गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जर्मन ग्रीर इज एन डैश राइटर। याद रखिएगा यह एक ऑस्ट्रेलियन राइटर थे बच्चों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, डैश विजिटेड एन एनोर्मस मॉडर्न हॉस्पिटल फॉर बंटू प्रेसिडेंट इन साउथ अफ्रीका। याद रखिएगा यहाँ पर शीला किटजिंगर ये विजिट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये चैप्टर जब पढ़िएगा तो इसके अंदर में ये दिया गया, ठीक है। अभी तो आप लोग को केवल प्रैक्टिस करना, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना, ताकि ऑप्शन देखिए बिहार बोर्ड में, यानी एकदम क्वेश्चन आएगा हमारा ऑप्शन नंबर एकदम तैयार इस टाइप। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनफैक्ट एंड डैश मोर्टेलिटी इज ग्रेटर इन ट्रेडिशनल बर्थ। याद रखिएगा मदर्स, शिशुओं का और माताओं का, मदर्स मतलब यानी बच्चों और माँ का, मोर्टेलिटी मतलब मृत्यु दर, ग्रेटर इन ट्रेडिशनल बर्थ, यानी परंपरागत जो बच्चों का जन्म होता था उसमें किसकी मृत्यु ज्यादातर हो जाती थी, बच्चों और माँ दोनों की मृत्यु दर काफी अधिक थी बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूपथका इज टोल्ड बाय डैश, इनकी रूपथका जो है वो आंट के द्वारा, अर्थात यहाँ पर ये चैप्टर में बताया गया है कि जो बांग्लादेश में है वो फेरी टेल्स, इट मीन जो कहानी है परियों की, वो रूपथका वो किनके द्वारा सुनाई जाती है, तो उनके आंट के द्वारा, बच्चों को उनके आंट के द्वारा सुनाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं।
who visited mother's house as a reward of pregnancy, ठीक है, यानी गर्भावस्था के दौरान कौन माँ के घर जाती है। तो याद रखिएगा जो सिलहटी वुमेन है, सिलहट एक जगह है बच्चों, जैसे पंजाब एक जगह है तो पंजाब से पंजाबी है, बिहार एक जगह है तो बिहार से बिहारी, ओडिशा से ओडिशा ओडिसी, इसी टाइप से सिलहट ये जो है बांग्लादेश का एक जगह, ठीक है, बांग्लादेश का क्या स्थान है, वहां पर सिलहटी वुमेन जो है वो क्या होती है, गर्भावस्था के दौरान कहाँ जाती हैं, अपने माँ के यहाँ जाती है। ऑल दैट स्टॉप्स आवर टेक्नोलॉजी इनटू एवरी हट एंड होवेल इज डैश, याद रखिएगा पॉवर्टी यानी गरीबी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अ चाइल्ड इज बॉर्न इज टेकन फ्रॉम डैश, ये लिया गया सेक्स एंड डेस्टिनी, ठीक है, यह जो आपको ये जो चैप्टर देखने को मिल रहा है अ चाइल्ड इज बॉर्न, ये कहाँ का हिस्सा है, सेक्स एंड डेस्टिनी, ठीक है, डेस्टिनी मतलब होता है भाग्य। आगे बढ़ते हैं। The impact of the Western medicine in traditional societies is one of the most problematic aspects of death modernization, याद रखिएगा यहाँ पर क्या होता है कि पुराने समाज में क्या देखने को मिलता है कि अगर आप नॉर्मली देखें तो मॉडर्नाइजेशन वहां पर हो नहीं पाता है, जिसके कारण वहां पर बर्थ रेट बहुत मतलब वहां पर मृत्यु दर जो है डेथ रेट वो बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है, यहाँ पर मॉडर्नाइजेशन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सही है ये। डैश वुमेन विजिट हर मदर्स हाउस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, सिलहटी वुमेन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये आपको मैंने इससे जस्ट 2 क्वेश्चन पहले बताया था। अगला क्वेश्चन है, इन द डैश द हस्बैंड वाइफ ड्यू बोथ इंजॉय होगा, ड्यू नहीं होगा, ड्यू इंजॉय मोर फ्रीडम एंड इंडिविजुअली, ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर ये जो चर्चा हो रही है, एक सेकेंड, in the dash the husband wife do enjoy more freedom and individuality, याद रखिए यहाँ पर इस चैप्टर में बताया गया है कि जो यहाँ की महिलाएं होती है, वेस्ट की महिलाएं, वो क्या करती हैं, ज्यादा स्वतंत्रता महसूस करती हैं एज कंपेयर टू ईस्ट, ठीक है। आगे देखिएगा, सिलहटी वुमेन एंड हर चाइल्ड आर गिवन न्यू ड्रेस ऑन द डैश डे ऑफ द, याद रखिए जिस तरह से बहुआ भारत में आप लोग सुने होंगे छठी होता है 6 दिन पर, बिहार में तो एकदम अक्सर होते हैं, इसी टाइप से बांग्लादेश में छठी नहीं होता, 7 दिन पर होता है। अब 6 दिन पर छठी, तब 7 दिन पर क्या होता है आप लोग बता सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अ डैश वुमेन हैज टू ऑब्जर्व वेरियस टैबूज रिचुअल्स एंड कस्टम्स, समझ रहे हैं ना, इसका मतलब होता है रीति रिवाज, समझ रहे हैं, ये पुरानी परंपरा, कस्टम्स यानी मतलब एक तरह से परंपरा रीति रिवाज, इसको कहाँ की महिला एक तरह से देखिएगा, डैश वुमेन हैज टू ऑब्जर्व, किन महिलाओं को अनेक प्रकार की वेरियस यानी विभिन्न प्रकार की रीति रिवाज को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है, सोसाइटी में देखना पड़ता है, तो प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। ऐसे जब ऑप्शन प्रेग्नेंट वुमेन आए तो वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला, इन नॉन टेक्नोक्रेटिक सोसाइटीज बर्थ इज ऑलवेज डैश, बर्थ इज ऑलवेज अटेंडेंट, याद रखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि बांग्लादेश में जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो वहां पर बर्थ जो है उसको अटेंड करना कंपलसरी होता है, ठीक है, और खासकर इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों अटेंड करते हैं, ज्यादा मात्रा में क्या होते हैं, महिलाओं की इसमें भागीदारी होती है। आगे देखिएगा, फ्री पीपल मस्ट सी टू इट दैट व्हेन पीस कम्स डैश इज रीस्टोर्ड, याद रखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, फ्री पीपल मस्ट सी टू इट, जो खाली लोग होते हैं अवश्य से देखने आते हैं, दैट व्हेन पीस कम, जब शांति आते, इज रिस्टोर्ड, ठीक है, सैनिटी, रिलेशनशिप, फुल फ्रीडम, प्रेस, याद रखिएगा, एक सेकेंड, ओह माय गुडनेस, इसका आंसर प्रेस होगा 110%, समझ रहे हैं, इसका आंसर क्या होगा, प्रेस। याद रखिएगा आपको ध्यान रखना है कि जब प्रेस की बात करते हैं, अब जो हम लोग नया चैप्टर में आ चुके हैं, प्रेस में आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि प्रेस में स्वतंत्रता होनी चाहिए, यानी फ्रीडम होनी चाहिए, ठीक है, तो याद रखिएगा जब अगर लोगों को फ्रीडम रहेगी तभी बोलने के लिए लोग क्या होंगे, फ्री हो सकते हैं। आगे देखिए, व्हेन वी स्पीक्स ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस वी यूजुअली मीन फ्रीडम, यानी जब हम फ्रीडम इन अ डैश सेंस, जब हम देखिए व्हेन वी स्पीक्स ऑफ द फ्रीडम ऑफ
द प्रेस। जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं यानी प्रेस की स्वतंत्रता की बात करते हैं, वी यूजुअली मीन फ्रीडम। उस संदर्भ में स्वतंत्रता यानी फ्रीडम का अर्थ क्या होता है? उस समय में टेक्निकल फ्रीडम की बात होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश आर केयरफुल नॉट टू बी डैश आर केयरफुल नॉट टू एंटेंजोनाइज द प्रीसेस। याद रखिएगा, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। चलिए, ये दूसरा आपका होमवर्क है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ फ्री इज द प्रेस इज डैश। ये याद रखिएगा, एक निबंध है, ठीक है, और ये निबंध जो है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे, हाउ फ्री इज द प्रेस इज रिटन बाय एच। एक सेकेंड बच्चों, यह जो है डॉर्थी अल्सायर, सही है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। ये डॉर्थी अल्सायर्स के द्वारा लिखा गया है। अगला जो क्वेश्चन है, द न्यूज पेपर कैन बी काउंटेड ऑफ डैश। याद रखिएगा, न्यूज पेपर जो होता है वो किस में काउंट होता है? रैंडम इन्वेंशंस, ऑल ऑफ द एव। याद रखिए, ये सब हो जाएगा, ऑल ऑफ द एव बिल्कुल ही सही हो जाएगा, समझे। यहाँ पर क्या होता है कि न्यूज पेपर में जो होते हैं वो सबसे पहला गार्बलिंग यानी एक तरह से गलत खबरों को चला देना। अगला है रिवर्सल ऑफ द फैक्ट्स यानी फैक्ट्स जो उसके तथ्य होते हैं उसको क्या कर देना? मिसमैच कर देना, अलग कर देना। इस टाइप से इसकी में सब हो जाएगा, ठीक है। सेंसरशिप इज इम्पोज्ड ड्यूरिंग डैश। याद रखिएगा, इमरजेंसी। सेंसरशिप इमरजेंसी के दौरान लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, डैश आर केयरफुल नॉट टू एंटेजोनाइज द प्रेस, ठीक है। याद रखिएगा, इसमें याद रखना है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर ये बात की जा रही है कि जो प्रेस को ज्यादातर जो कौन डरे रहते हैं इससे, ठीक है, कौन सामने रहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, पॉलिटिशियन क्या होते हैं? इनसे डरे हुए रहते हैं, ठीक है। इनकी प्रेस्टीज मतलब इज्जत पर थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है इससे। अगला, द एडिटर ऑफ पॉलिसी इज कंट्रोल्ड बाय डैश। याद रखिएगा, ये किनके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? तो ये जो एडवर्टीजमेंट एंड, एक सेकेंड, इंडिपेंडेंट माइंड, ये कभी नहीं हो सकता है, ये तो कभी हो ही नहीं सकता है, यही होगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा, यहाँ पर एक तरह से कंट्रोल जो किया जाता है वो, अगर प्रेस की बात की जाए तो प्रेस को कंट्रोल किया जाता है वो एडवर्टीजमेंट के द्वारा, ठीक है। यानी जो उसमें प्रचारक होता है, एडवर्टीजमेंट करवाता है, उसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, ओनर के द्वारा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी मिस है हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए, द डैश प्रेस इज अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस सिंगुलरली फ्री, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इस चैप्टर में बात की गई है कि नॉर्मली अगर हम देखें तो जो ब्रिटिश की जो स्वतंत्रता है, प्रेस की जो स्वतंत्रता है, बिल्कुल ही फ्री है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विदाउट अ फ्री डैश देयर कैन बी नो फ्री पीपल, ठीक है। प्रेस यानी बिना प्रेस के कोई भी व्यक्ति क्या हो सकता है? स्वतंत्र नहीं हो सकता, उसकी आजादी नहीं हो सकती। डैश इज द चीफ सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ अ न्यूज़पेपर, यानी न्यूज़पेपर का मुख्य जो रेवेन्यू है, आय है, उसका साधन क्या है? तो उसका जो साधन है एडवर्टीजमेंट है। क्या है? एडवर्टीजमेंट, ठीक है। वो ज्यादा से ज्यादा क्या करती है? एडवर्टीजमेंट करती है, जिसके कारण उसको बहुत ज्यादा क्या मिलता है? पैसा मिलता है, रेवेन्यू जनरेट होता है। अगला क्वेश्चन है, बेंजी अंडरस्टैंड। देखिए, ये जो चैप्टर है ये अब मेन चैप्टर में आ चुके हम लोग। इस चैप्टर से भी एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। याद रखिएगा, बेंजी अंडरस्टैंड अबाउट द डैश बिजनेस ऑफ डैश। याद रखिए, बेंजी जो था उसने सबसे पहला आपको समझ लेना, बेंजी मुर्गियों के व्यापार के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से समझ चुका था। याद रखना, ये जो चैप्टर है इसमें एक कैरेक्टर है जॉनसन और उसका बेटा होता है बेंजी। क्या होता है? बेंजी, ठीक है। इस चैप्टर का नाम है द अर्थ। द अर्थ। लेखक का नाम है एची बीट्स। एची बीट्स, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी, समझ रहे हैं? ये बात आपको भली भांति याद रखनी है। और जो जॉनसन है, इनके बेटे हैं बेंजी, और बेंजी शुरू से क्या होता है? थोड़ा सा दिमाग से थोड़ा सा मंद बुद्धि होता है, आप लोग की तरह नहीं। ये जो मंद बुद्धिता है, इसके कारण ये क्या होता है? मतलब इसका ऐसा नहीं है कि पूरी तरह स्लो है, इसका दिमाग सब कुछ में ठीक चलता है, लेकिन इसमें मतलब सब चीज में नहीं चलता। लेकिन बिजनेस की बात किया जाए तो बिजनेस में इसका दिमाग वो मुर्गियों के बिजनेस में काफी अच्छा चलता है। और यह जो सलाह थी वो डॉक्टरों के द्वारा दी गई थी। जब इनके माता पिता ने क्या किया था? डॉक्टरों को क्या किया था? डॉक्टरों के पास जाके सलाह मांगी कि ये सचमुच थोड़ा सा स्लो माइंडेड है, याद रखिए। अगला, he had the look of being a simple hearted man is taken from,
एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, ये कहाँ से होगा? द आर्टिस्ट, ना द अर्थ। याद रखिएगा, कौन एकदम साधारण सा सिंपल माइंडेड लड़का दिखाई देता था, तो वो कौन हो जाएगा? द अर्थ से लिया गया, ठीक है। वो बेंजी दिखता था, बेंजी किसका कैरेक्टर है? द अर्थ का। अगला, एची बीट्स बिलोंग्स टू डैश। याद रखिएगा, एची बीट्स जो थे वो कहाँ से बिलोंग करते थे? ये ब्रिटेन के थे। कहाँ के थे? ब्रिटेन के। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द अर्थ इज रिटन बाय डैश एची बीट्स। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बेंजी वेंट ऑन डैश विथ द सिंपल बिजनेस ऑफ मार्केटिंग हेंस ले एग्स। ठीक है, ये याद रखिएगा, स्लोली फास्टली। अगर आप देखेंगे, बेंजी वेंट ऑन डैश विथ द सिंपल बिजनेस ऑफ मार्केटिंग हेंस ले एग्स, याद रखिएगा स्टेड फास्टली। ठीक है, बहुत ही काफी तीव्रता से इसकी जो बिजनेस है वो क्या होता है? ग्रो करता है। अगला देखिएगा, बेंजी पेरेंट्स यानी बेंजी के माता पिता डिड नॉट लाइक पसंद नहीं करते थे डैश बिकॉज ऑफ ग्रे आइस। उसकी जो ग्रे आंखें थी जिसके कारण बेंजी के माता पिता किसको पसंद नहीं करते थे? फ्लोरेंस, जो कि बाद में इसकी क्या बनती है? बेंजी की वाइफ बनती है। याद रखिएगा, बेंजी की दुल्हन यानी वाइफ, बेटर हाफ। बेटर हाफ माने तो बोलिएगा बेटर हाफ मतलब वाइफ या फिर पत्नी। ठीक है, इसको कौन पसंद नहीं करती थी? इनके माता पिता। उसका नाम क्या था? फ्लोरेंस। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हु हैज अ बोनी ब्राउन मेयर। किसके पास एक बोनी भूरी कलर की मतलब घोड़ी थी? याद रखिए, जॉनसन के पास क्या थे? एक हल था, जमीन का 4 एकड़ जमीन, मतलब जमीन का कुछ हिस्सा था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रख लेनी है। चलिए अगला, हु सेड किसने कहा? यू आर पीपल ऑन द लैंड, तुम जमीन से जुड़े हुए आदमी हो। याद रखिएगा, ये किसने कहा था? डॉक्टर ने कहा था। डॉक्टर ने सलाह दिया था कि तुम जमीन से जुड़े हुए आदमी हो, इसलिए तुम्हें इसे मुर्गियां पालने के लिए दे देनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द बैंक ऑफ वन डे व्हेन यू डैश व्हेन यू 21। यहाँ पर ये बोला गया है कि जब तुम 21 साल के हो जाओगे तब मैं तुम्हें क्या दूंगा? पासबुक दे दूंगा। ये इनकी माता के द्वारा कहा जा रहा है। याद रखिएगा, बेंजी जो भी व्यापार करता था, उसे जितना भी धन आता था, उसे धीरे धीरे, शुरू में उसने लगभग कुछ मुर्गियों को पालना प्रारंभ किया। शुरू में जब ये मुर्गी पाल रहा था तो इसके बाद क्या हुआ इसके साथ? जब मुर्गी धीरे धीरे पाला तो कुछ पैसे आए। उसके पैसों को उसकी मम्मी और पापा ने मिलकर क्या किया? थोड़ा सेव किया, अकाउंट में रखा और उनको बोला कि जब तुम 21 वर्ष के हो जाओगे तब क्या तुमको मिल जाएगा? पैसे मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। बेंजी आस्क्ड हिज पेरेंट टू ईट इन द डैश। याद रखिएगा, बेंजी जो है वो अपने मम्मी पापा को किसमें रहने के लिए बोले? किचन में खाने के लिए बोले। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, फॉर मैनी इयर्स बेंजीज फादर हैड बीन अ लोकल डैश। याद रखिएगा, इनके पिताजी एक प्रवक्ता थे। टीचर नहीं, फार्मर, डॉक्टर, प्रीचर। ठीक है, अधिवक्ता बोल सकते हैं इसको, वक्ता। इनके पिताजी एकदम भाषण करने वाले एक अच्छे खासे वक्ता के रूप में जाने जाते। आगे देखिएगा, अगला, वेंजी पेरेंट्स गेव हिम अ पासबुक व्हेन ही वाज डैश इयर्स ओल्ड, 21 इयर्स ओल्ड। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि आने के इसके बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं। अगला जो है, जॉनसन वाज इन द पोजीशन ऑफ डैश लैंड 4 एकड़, यानी जॉनसन के पास कुल कितनी जमीन थी बच्चों? तो 4 एकड़ जमीन जॉनसन के पास थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डैश वाज नॉट राइट इज इन हिज हेड। याद रखिएगा, डैश वाज नॉट राइट इन हिज हेड, कौन दिमाग से थोड़ा सा अच्छा नहीं था? याद रखिएगा, बेंजी थोड़ा सा दिमाग से क्या था? मंद बुद्धि था। आगे देखिएगा, डैश वाज द रियल ओनर ऑफ द लैंड, जो वास्तविक जो जमीन का मालिक था उसका नाम सैंडर्स था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, सैंडर जमीन का वास्तविक मालिक था। और यहाँ याद रखिएगा, इसके जो पेरेंट्स थे इसके पास कोई अपनी भूमि नहीं थी, वो किराए पर भूमि लिए हुए थे। और लास्ट में इसका ये जो किराए पर भूमि रह रहा था उस भूमि को भी बेंजी खरीद लेता है और इसको क्या करता है? घर से धक्के मार के निकाल देता है। बेंजीज अंडरस्टूड, बेंजी समझ गया था, एवरीथिंग, सब कुछ समझ गया था, अबाउट द बिजनेस ऑफ डैश हेंस, मुर्गियों के व्यापार के बारे में बेंजी पूरी तरह से सब कुछ समझ गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बेंजी बाउट द लैंड फ्रॉम डैश सैंडर्स, बेंजी ने किससे भूमि खरीद ली थी? सैंडर से भूमि खरीद ली थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जॉनसन वॉज अ पुअर डैश, जॉनसन एक बहुत ही गरीब क्या था? एक फार्मर था, किसान था, पीजेंट था। किसान का इंग्लिश पीजेंट भी होता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डैश हेड इन द डैश हेड इन हिज पोजीशंस अ प्लो टूल्स एंड
बोनी ब्राउन मेयर, एक भूरी रंग की घोड़ी, एक प्लो मतलब एक हल, एक टूल्स मतलब कुछ औजार, घोड़ी और हल, ये किसके पास थे? जॉनसन के पास थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अगला, फ्लोरेंस लेटर ऑन बिकम द वाइफ ऑफ डैश, याद रखिए बेंजी की पत्नी बन गई थी, मैंने कुछ पिछले क्वेश्चन में बताया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बेंजी लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ डैश, याद रखिएगा बेंजी कितने वर्ष की आयु में इसने स्कूल को छोड़ा था? तो ये याद रख लेना है, बेंजी कितने वर्ष की आयु में छोड़ा था, बोलिए, बता सकते हैं? चलिए ये भी आपका होमवर्क रहा, और ये सबसे इजी क्वेश्चन है, ये सबसे इजी क्वेश्चन में आपका होमवर्क किया है। ठीक है, इसको थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना। ठीक है, इसको कमेंट कीजिए। आपको पता होना चाहिए कि बेंजी जब स्कूल से निकला था तो कितने वर्ष का था। चलिए, बेंजी वॉज द सन ऑफ डैश, बेंजी किसका सुपुत्र था? तो याद रखिएगा बेंजी जो था वो जॉनसन का बेटा था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंडिया वॉज द पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ डैश, याद रखिए जो इंडिया है वो हमेशा से यहाँ पर जो चैप्टर में बात, एक सेकेंड, ये क्वेश्चन का ऑप्शन जो है इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा फिट नहीं बैठ रहा। इंडिया वॉज अ पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ डैश, याद रखिए द कश्मीर मेंस लाइफ, यहाँ पर जो इंडिया जो है वो कश्मीर के बारे में जिक्र किया गया इस चैप्टर में। ठीक है, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई इज रिटन बाय, याद रखिए पीरियल एस बक। ठीक है, ये तो नहीं होगा ना, ये प्रियल एस बक। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ये लगा देना उचित होगा, प्रियल एस बक के द्वारा लिखा गया। ठीक है, और ये कहाँ की थी? तो ये याद रखिएगा अमेरिका की थी। ठीक है, ये कहाँ पर रह रही थी? चाइना में। ठीक है, ये चीन में रह रही थी। उसके बाद वहां पर वो क्या थी? एक टीचर के रूप में अपॉइंटेड थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला, प्रियल एस बक इज एन डैश राइटर, अमेरिकन राइटर, याद रखिएगा ये कहाँ की थी? अमेरिकन राइटर थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, द लाइफ स्पेन इज इंडिया इज ओनली डैश 27 ईयर्स ओल्ड, याद रखिएगा भारत की पहली जो लाइफ स्पेन थी यानी जीवन काल था बहुत ही कम एज का था। ठीक है, यानी मात्र 27 साल की उम्र में ज्यादातर लोग क्या होते थे? मर जाते। मतलब एक भारत का जो जीवन काल 27 साल है, ठीक है, था। और अब तो हालांकि सब कुछ की फैसिलिटी आ गई है तो काफी अच्छी हो गई है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रियल एस बक विजिटेड इंडिया टू सी द यंग इंटेलेक्चुअल्स एंड द डैश, याद रखिएगा ये कहाँ क्या देखने आए थे? स्टूडेंट को नहीं, पीजेंट। हाँ, इसका याद रखिएगा ये किसानों से मिलने आए थे। पीजेंट का अर्थ क्या होता है? किसान। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये कहाँ मिलने आए थे? यहाँ पर ये इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई, ये जो लेखक हैं प्रियल एस बक, ये भारत घूमने आए थे। हालांकि इन्होंने बहुत सारे देशों का दौरा किया, लेकिन ये जो भारत घूमने आए तो भारत में इन्होंने किसानों के बारे में बहुत ही ज्यादा अध्ययन किया। तब इनको पता चले कि इनकी भारत के जो किसान है वो चीन के किसान से भी बहुत ही ज्यादा क्या है? हालत इनकी खराब है। ठीक है, इस अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। हम लोगों ने 200 से भी अधिक क्वेश्चन को कर लिया है। आज ये हमारा बस कुछ ही क्वेश्चन में ये समाप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश एज प्रेस्ड इंडिया पीपल एंड देयर लाइफ, याद रखिएगा कि इन्होंने भारत के लोगों के बारे में बताया है। तो याद रखिए प्रियल एस बक इन्होंने चर्चा की है, व्याख्या की है। अगला क्वेश्चन है, प्रियल एस बक केम टू नो अबाउट इंडिया थ्रू डैश, ये याद रखिएगा इस चैप्टर में बताया गया है कि किस धर्म को जानने आई थी? ये बुद्धिज्म यानी बुद्ध धर्म को जानने आई थी। ठीक है, चलते हैं बस। हु वॉज द रियल मास्टर ऑफ द हाउस विच बक विजिटेड, जो बक विजिट किया था उसका रियल ओनर कौन था? तो याद रखिएगा उसका छोटा भाई। ठीक है, द यंगर ब्रदर, द यंगर ब्रदर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हु रोट केम माई बिलव्ड, याद रखिए ये कौन लिखे हैं? ये लिखे हैं प्रियल एस बक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंडिया हैड टू टीच द वेस्ट वॉज डैश, याद रखिए इंडिया ने क्या सिखाया पूरा दुनिया को? ह्यूमैनिटी यानी मानवता का पाठ पढ़ाया। ठीक है, अगला देखिएगा, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई इज अ डैश, ये क्या है? यह एक प्रकार से क्या है? ये एक ना, ये ऐसे तो हो ही नहीं सकता, पॉलिटिकल स्टोरी भी नहीं है, ये कहानी भी नहीं। देखिए यहाँ पर ये जीवन यात्रा होना चाहिए, नॉवल एक्स, इसमें इसमें ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अगर आपको लगता है इसमें ऑप्शन है तो कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कश्मीर वॉज इन्वेडेड बाय डैश, याद रखिएगा यहाँ पर जो चैप्टर में चर्चा की गई है व्हाइट। आगे देखिएगा, द प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली ऑफ यूएनओ इज अ वुमेन ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहाँ पर ये भी इन्होंने बताया है कि यहाँ तक कि जो प्रेसिडेंट है वो भी क्या है? इंडिया की है। बस एक सेकेंड दोस्तों,
थोड़ा सा डिस्चार्ज है, एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं जल्दी कराता हूँ। प्रियलेसबर्ग इज द डैश फॉर द इल्स एंड मिसफॉर्च्यून्स ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, इन्होंने ब्रिटिश को कहा है कि यह जो ब्रिटिश हैं, इन्होंने भारतीयों की दुर्दशा कर दी है। अगला देखिएगा, अकॉर्डिंग टू प्रियलेसबर्ग द मेन क्वालिटी ऑफ अ लीडर इज डैश सेल्फलेसनेस। ठीक है, जो इन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में चर्चा की है कि जो एक नेता की क्वालिटी होनी चाहिए वो सेल्फलेसनेस होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। द इंडिया चूज टू बी ऑन द इंग्लिश साइड बिकॉज इन स्पाइट ऑफ द अनजेक्टिस दे वर डैश चूजन बिटवीन सिविलाइजेशन एंड डैश। याद रखिएगा, इन्होंने एक सेकेंड, ये याद रखिएगा, इन्होंने सिविलाइजेशन और बार्बरिज्म, ठीक है, इसके बीच में अगर चुना तो इन्होंने, इंडिया के लोगों ने खुद से चुना है। ये युद्ध लड़ने जा रहे थे ना, जब दूसरा विश्व युद्ध की चर्चा इस पार्ट में की गई है, वहां पर इन्होंने ये चर्चा की है। आगे देखिएगा, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ऑक्स मेडोज। याद रखिएगा, ये जो एरिया था वो कितना था, आप बता सकते हैं। ये जो चैप्टर है वो किसमें आ चुके हैं हम लोग, अ मैरिज प्रपोजल, एंटन चेखोव के द्वारा लिखा गया। ठीक है, उसमें ये जो एरिया है वो 40 एकर्स का एरिया था। अगला देखिएगा, हु वॉज द यंगेस्ट आंट ऑफ लोमोव। लोमोव की सबसे छोटी जो आंट थी उसका नाम था नस्तासिया। ठीक है, लोमोव इज अ मैन ऑफ डैश। याद रखिए, लोमोव को क्या था, नर्वस था। ठीक है, आगे देखिएगा, लोमोव इज अ नाइबर ऑफ डैश चुबुकोव। लोमोव किसका पड़ोसी था, चुबुकोव का क्या था, पड़ोसी था। आगे क्वेश्चन देखिए, द एक्शन अ मैरिज प्रपोजल। ये याद रखिएगा, ये एक प्रकार से क्या है, एक सेकेंड, टेक प्लेस इन द डैश रूम। याद रखिएगा, डैश रूम ऑफ चुबुकोव्स कंट्री हाउस। याद रखिएगा, ये किचन तो कभी नहीं, बेड भी नहीं है। ड्राइंग रूम ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अरे मेरा लैपटॉप जाने वाला है। देखिए इधर ध्यान दीजिए, डैश इज द डॉटर ऑफ चुबुकोव। चुबुकोव की सुपुत्री थी नटालिया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोमोव हैज कम टू आस्क फॉर हिज डॉटर डैश। याद रखिएगा, डैश हैंड इज इन मैरिज। याद रखिए, जो लोमोव है वो चुबुकोव का पड़ोसी है और वो हाथ मांगने आया। ठीक है, किसका हाथ मांगने आया, नतालिया का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लोमोव इज डैश ईयर ओल्ड। लोमोव 35 साल का हो चुका है, इसलिए वो सोचा कि अब शादी यार कर लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, एंटन चेखोव बिगेन हिज कैरियर बाय राइटिंग डैश। याद रखिएगा, ये याद रखिए, ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हो जाएगा सही। अगला, व्हाई डिड लोमोव कम्स टू चुबुकोव्स हाउस। लोमोव के मतलब लोमोव जो था चुबुकोव के घर क्यों आया था, बेटी का ब्याह मतलब शादी करने आया था नटालिया से, उसका हाथ मांगने। टू प्रपोज टू नटालिया, नटालिया को प्रस्ताव देने आया था, प्रपोज करने आया था। द प्ले अ मैरिज प्रपोजल एंड्स विथ द डैश। ये किसके साथ समाप्त होता है, याद रखिएगा, फाइट बिटवीन लोमोव एंड चुबुकोव। ना नटालिया, हाँ याद रखिए, दोनों का शादी अंत में हो जाता है। डिबेट, ना ये तो हो नहीं सकता है, कुत्ता बिटवीन लोमोव, ये भी नहीं हो सकता, डेथ है, ये मरता तो कोई नहीं, मैं, हाँ याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आई डोंट नीड द